अगर आपने अभी तक कोई बैच परचेज नहीं किया है तो हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच है, और आज स्पेशली आप सबके लिए एक चीज बहुत बड़े रूप में मैं अनाउंस कर रहा हूं। देखिए, ये बैच 26 सितंबर को अनाउंस हुआ था। इसमें पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मेरी है, प्रकाश सर इसमें लाइव पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स इस तरह से पढ़ाने लग रहे हैं, पूरी टीम है। कंप्लीट बैच है, चाहे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, या एडब्ल्यू टीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। जहां इस बैच की फीस 999 रुपए थी, अब चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और वो सारी की सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी, और मैंने अपनी पूरी बैच की रिकॉर्डिंग भी डाल दी। और इसके अलावा आप बाकी जो चीजें हैं, वो आगे जो लाइव क्लासेस रहेंगी उनको लाइव भी देख सकते हैं। तो इस बैच की फीस घटा के मेरे बच्चे हमने कर दी है 399 रुपए अभी, क्योंकि समय कम बचा है और आप पैसे की वजह से अपनी तैयारी में ना चूक जाएं, तो तुरंत की तुरंत जाए और कैरियर ऐप पर जाकर दिल्ली पुलिस का बैच परचेज करें। बैच में एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है करियरविल की एप्लीकेशन। जैसे ही आप करियरविल की एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको होम पेज पे दिखेगा इस तरीके से। नीचे यहाँ पर चार चीज होगी, होम, बैच, डाउनलोड और हेल्प। आपको क्लिक करना बैच पर। बैच पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर माई बैच जो आपने बैच परचेज कर रखे होंगे, और यहाँ पर न्यू वाले सेक्शन में आपको सभी बैच दिख जाएंगे। जैसे अभी आपको एनरोल करना है दिल्ली पुलिस वाले बैच पे, तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी चीजें दिख जाती है, और यहाँ पर नीचे लिखा होगा बाय नाउ। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसकी फीस दिखती है आपको 399। तो इस तरीके से आप करियरविल की एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस स्पेशल में एनरोल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट सेकेंड, जो कल हमने प्रोवाइड कर दिया था हमारे टेस्टविल ऐप पर। टेस्टविल ऐप, ये मेरे प्यारे बच्चों एक नया ऐप बनाया है गूगल प्ले स्टोर पे। आप जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ से 20 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जिनका लाइव डिस्कशन मैं आपके साथ यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूँ। और रोज जो मॉक टेस्ट होता है उससे नेक्स्ट डे हम उसका लाइव डिस्कशन कराते हैं। कल पहला मॉक टेस्ट जो हुआ था परसों, उसका हमने कल डिस्कशन कराया था। जैसे ही आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे मेरे बच्चे, तो कल यानी 19 घंटे पहले हमारा 2 घंटे 13 मिनट 23 सेकंड का पहला मॉक टेस्ट डिस्कस हुआ, जिसमें सारी चीजें, कंप्यूटर अवेयरनेस भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और जीके जीएस भी, और मैंने खुद डिस्कस किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे भाई कैरियरविल एसएससी जीडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। और टेस्टविल ऐप ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन है वो सब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए मेरे दोस्तों, अब हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है फाइनेंसर क्लेम्स टू बी लैंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट। कहता है एक फाइनेंसर है, वो साधारण ब्याज पर पैसा देने की बात करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, 20% वार्षिक। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यार इसका मन बदल गया, और मन बदल के क्या किया, इसने कहा कि भाई मैं हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। तो अगर आप हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप ये बताइए कि टाइम यहां 1 साल है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब 6 6 महीने में आप कैलकुलेट करेंगे तो मतलब टाइम हो जाएगा 2, और 20% है पूरे साल की, तो रेट हो जाएगी 10% पर हाफ ईयर, क्योंकि 6 महीने की हो जाएगी। तो कहता है यार पूरे साल में कितनी इफेक्टिव रेट बनेगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालने का फार्मूला होता है x+y+xy/100%। हमने कहा हाँ सर, यही फार्मूला होता है इफेक्टिव। तो x की वैल्यू 10 है, 10 और 10 20, और 10 गुना 10 100, 100 से 100 काटा 1, तो आंसर आया 21%। यानी चक्रवृद्धि ब्याज की जो इफेक्टिव रेट आएगी वो मेरे बच्चे आएगी 21%। आइए, कहता है यार 14 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप 50 मीटर लंबाई और 44 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टैंक से जुड़ा हुआ है। कहता है यार दोस्त, ये कोई आयताकार टैंक है ना? ये कोई मेरे दोस्तों एक आयताकार टैंक है।
इस आयताकार टैंक से एक पाइप जुड़ा हुआ है और इस आयताकार टैंक की लंबाई है 50 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। तो अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक पाइप है, लेट से ये कोई पाइप है, और ये जो पाइप है इसका जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चे अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये चीजें मीटर में, ध्यान देना, ये चीज है मीटर में, ये चीज भी है मीटर में। अगर व्यास मीटर में है और व्यास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो 100 से भाग देंगे, तो 7/100 मीटर हो जाएगी रेडियस। और कहता है इस पाइप से पानी आ रहा है और पानी इसमें डल रहा है, इसमें जा रहा है पानी। तो कह रहा है यार ये बताओ कितनी देर के बाद इसके अंदर पानी का जो लेवल है वो 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक आ जाएगा। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी का लेवल आ जाएगा। 21 सेंटीमीटर, इसे मीटर बनाएंगे 21/100, यानी इतनी ऊंचाई तक पानी का लेवल आ जाएगा। और साथ में ये कह रहा है कि पानी की जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर की दर से पानी बह रहा है। तो मेरे बच्चे समझने वाली बात यह है कि पानी जब भी बहता है ना तो लीटर में बहेगा या मैट्रिक टन में बहेगा, ये किलोमीटर पर आवर में जब भी बोला जाता है तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भैया इस पाइप की लंबाई अगर 5 किलोमीटर मान ले और किलोमीटर को मीटर बनाए 5000 मीटर, यानी अगर इस पाइप की लंबाई 5000 मीटर मान ले और इसका रेडियस इतनी मान ले तो जितना पानी इससे, यानी जितना इसका आयतन होगा उतना पानी हर घंटे इस पाइप से बाहर निकल के इसमें डले। तो कह रहा है कि बताओ यार कितनी देर में इससे जो पानी निकले वो 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसे भर दे। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इसे भर दे तो क्या किया जाए भैया, इसका वॉल्यूम निकालो। तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट हुई 21/100, यानी इतनी ऊंचाई मतलब इतना पानी भरना है। और 1 घंटे में जो पानी भरा जाता है वो इस बेलन के वॉल्यूम जितना होता है। बेलन का वॉल्यूम कितना है, पाई पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/100 था तो इसका वर्क करेंगे तो 2 बार लिखेंगे, गुना एच, एच है 5000। पांजा और इसके वाला बटे 100 मैंने नीचे लिख दी। तो भैया इतना पानी भरना और 1 घंटे में इतना पानी भरते हैं तो कह रहा कितनी देर में पानी भरा जाएगा। तो एक बेसिक कैलकुलेशन है और तो कुछ है ही है ना भैया। देखो यार 7 से 7 निपटाया, 2 जीरो से 2 जीरो निपटाई, 2 जीरो से 2 जीरो निपटाई, 50 से 50 निपटाया और 7 से काटेंगे सर, 7 तिये 21 आ गया। हाँ जी सॉरी, ये 44 मीटर चौड़ाई थी भाई, 40 नहीं 44 थी, माफ करना, ये 40 नहीं 44 थी, ये 44 थी। तो भाई देखिए 22 से काटेंगे 2 आया तो 3 दूनी 6, मतलब 6 घंटे में ऐसा होगा कि इस पानी के टैंक का जो लेवल है वो 21 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यानी हमने ये देखा कि भाई 21 सेंटीमीटर अगर इसका पानी का लेवल बढ़ाते हैं तो 21 सेंटीमीटर अगर इसका हम लेवल बढ़ाते हैं तो 21 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यही हमारा सवाल था। तो 6 घंटे लगेंगे बाबू, 6 घंटे में 21 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। आइए जी, कहता है यार 12,000 रुपए की कोई पैसा है, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,736 रुपए बन जाता है, यानी 12,000 रुपए प्रिंसिपल है और 3 साल में 20,736 हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। तो आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। देखो ध्यान से देखें तो 7 2 9 6 3 2 9, यानी 9 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है तो 3 से तो जाएगा जाएगा, 4 से भी भाग जा रहा है 36, तो यानी ये 4 से भी भाग जा रहा है और 3 से मतलब 12 से भाग जाएगा। तो मैं 12 से काटता हूं भाई, 12 से काटेंगे 1000 आया, 12 से काटेंगे 12 कम 12,
1728। तो 3 साल में अगर 1000 से 1728 हो रहा है तो 1 साल के लिए क्या करना होगा? क्यूब रूट, घनमूल। तो 1 साल में होगा मेरे बच्चे 10 से 12। 1 साल में मेरे बच्चे 10 से 12 हो, बिल्कुल ठीक है। तो 1 साल में अगर 10 से 12 होगा तो कितना ब्याज बना? 2। तो 2 का ब्याज बना 10 पे, तो 100 पे कितना? 20%। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया वो 20% बना। लेकिन आप कहेंगे कि उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं, ब्याज की दर तो पूछी नहीं, उसने तो ये पूछा कि 4 सालों में पैसा कितना हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि देखो सर, ये पैसा है 20,736। अगर मेरे बच्चे ये पैसा 20,736 रेट 20% है, तो हर साल ये 120% होगा। 120% का फ्रैक्शन मतलब इतना होगा। तो हर साल ये पैसा इतना बनता चला जाएगा। 0 से 0 निपटाएंगे, 1 0 से मतलब यहाँ डेसिमल आ जाएगा, बटे में 10 बचा। यानी हर साल बाद, अगर 3 साल बाद इतना है तो 4 साल बाद ये 12/10 हो जाए, 12/10 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कैसे करें? यूनिट डिजिट सब में सेम है, डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, गुना करें भाई। 12 6 72, 12 3 36 और 7 43, और 12 7 84 और 4 88, और 12 दूनी 24, तो 24,883.2। तो 24,883.2 यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। आइए, कहता है यार एक धातु के तार को 324 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाने में, कहता है यार एक तार है, उसे मोड़ा तोड़ा गया और एक वर्ग की फॉर्मेशन बना दी, और वर्ग का जो एरिया है वो 324 है। तो मेरे बच्चे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का वर्ग, तो इसका अगर वर्गमूल निकाल देंगे तो वो आएगा 18, मतलब इसकी भुजा की लंबाई है 18। और जिस तार को मोड़ने की आप बात कह रहे हैं, जिस तार को आप मोड़ने की बात कह रहे हैं वो यही तो हुआ, मोड़ के वर्ग बनाया। यानी वर्ग का परिमाप कितना हुआ मेरे बच्चे? 18 चौक 72। यानी तार की लंबाई है 72 सेंटीमीटर या 72 मीटर। अब कह रहा है यार इसी तार से ना हमें एक अर्धवृत्त बनाना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। तो जो तार आपने यहां घुमाया था, ये वाला ही तार वापसी से खोल के ऐसे बना देना है। तो देखो यार, जो पूरा सर्कल होता है, पूरे सर्कल का परिमाप होता है 2πr। आपने कहा ठीक है, ये आधा सर्कल है तो केवल πr हो जाएगा। तो मेरे बच्चे πr जो होगा वो पेरीमीटर हो जाएगा इस वाले हिस्से का। ये सेंटर है तो ये r है, ये भी r, तो ये हो जाएगा 2r। और इन दोनों का जो जोड़ है वो 72 होगा। तो कह रहे हैं यार r की वैल्यू बताइए क्या होगी। वैसे तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं कि भाई पाई का मान 22/7 हुआ है ना, और r जमा 2r। तो करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 22 36, 36 से काटेंगे 2, तो r की वैल्यू आ गई 14। तो r की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 14। आइए, कहता इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम बी की तुलना में 50% अधिक है। कहता है यार ए की इनकम बी से 50% ज्यादा है। 50% की भिन्न अगर बनाओगे तो बनेगी 1/2। यानी मेरे बच्चे बी की इनकम 2 है तो ए की इनकम 1 ज्यादा मतलब 3। यदि ए की आय में 30% का इंक्रीज कर दें, कहता है इसकी इनकम 30% बढ़ा दो और इसकी इनकम 40% बढ़ा दो, तो कहता है यार कुल मिला के कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। देखो यार, अगर हमारे पास दो चीज है, एक ये और एक ये, यहां 30% बढ़ा रहे हैं या 40% बढ़ा रहे हैं, तो ये बात तो तय है कि दोनों में कुल मिला के जो बढ़ोतरी होगी वो हर हाल में 30 से बड़ी होगी और 40 से छोटी होगी। 30 से बड़ी और 40 से छोटी होगी। आपने कहा बात सही है। अगर मेरे राजा ऐसा है, अगर ऐसा है तो मेरा आंसर इनके बीच में आएगा, ये बीच में। ये 40 नहीं होगा, 27 30 से छोटा है, ये भी 30 से छोटा है, तो बीच में तो एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर सोल्व करना हो तो मान लेते हैं 300 और 200। तो 300 का 30% 90, 200 का 40% 80। तो कुल मिला के 300 और 200 कितना बना? 500।
और 500 पे बढ़ोतरी कितनी होगी? 170 की। तो भाई 170 की बढ़ोतरी हो गई 500 पे, तो 100 पे कितना? तो जवाब आएगा 34%। लेकिन आपको पूरा नहीं करना, आपको दिमाग दौड़ाना था कि आंसर 30 और 40 के बीच में ही सेट बैठेगा, और बीच में एक ही डाटा है। आइए यार, आपने एक सवाल पढ़ा होगा मैथ में, गोली चलाने वाला। एक आदमी गोली चलाता है किसी एक जगह पर खड़ा होकर, और उससे इतनी मीटर दूर या इतनी दूरी पर एक आदमी को, मतलब ऐसे सवाल होता है कि भाई एक आदमी हर 20 मिनट के इंटरवल पे गोलियां चलाता है, लेकिन उसी तरफ आ रही ट्रेन में बैठे एक आदमी को हर इतने मिनट के बाद गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वही सवाल है। कह रहे यार, एक टर्मिनल है और उससे हर 8 मिनट के इंटरवल पे बसें निकल रही हैं। यानी यहां टर्मिनल है और इससे हर 8 मिनट में बसें जा रही, पहली गई, फिर 8 मिनट बाद दूसरी, फिर तीसरी 8 मिनट बाद। लेकिन एक आदमी जो वापसी इधर ही आ रहा है, अब वो नजदीक आता रहेगा तो पहली बस उसे जब मिली होगी, अगर वो यहीं खड़ा रहता तो अगली बस 8 मिनट बाद मिलती, लेकिन वो इधर आ रहा है तो कह रहा है उसे हर 6 मिनट के बाद बसें मिलती। इसे कहता है हर 6 मिनट के बाद बसें मिलती। कहता है निकल तो हर 8 मिनट बाद रही हैं, लेकिन उस आदमी को हर 6 मिनट बाद मिल रही हैं। तो ऐसे सवालों में कि लॉजिक दे रखा है आपको क्लास में बहुत प्यार से, कि आदमी को कितनी देर बाद मिल रही है, तो जितनी देर बाद आदमी को मिल रही है इसका मतलब उतना टाइम लेता है आदमी। और इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2। तो इनके बीच का जो गैप है ये टाइम लेती होगी दूसरा चीज जो चल रही है, वो है बस। भाई दो चीजें चल रही है, तो बस चल रही है या आदमी, तो बस लेती होगी 2 मिनट। तो मेरे बच्चे, इनके टाइम का रेशियो अगर 3:1 है तो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 1:3। यानी बस की स्पीड 3 तो आदमी की स्पीड 1 यूनिट है। जबकि सवाल में कह रहा है कि एक बस टर्मिनल से 8 मिनट के अंतराल पर 30 मिनट गति से चलती है, बस की जो स्पीड दे रखी है वो 30 है। तो मेरे बच्चे 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, यानी आदमी की स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी। देखिए यार, कितना आसान सा सवाल है। देखो दोस्त, कहानी ये है, एक बेसिक सी समझ है। यहाँ पे ये 2 निशान होने थे, एक ही निशान है भाई, यहाँ 2 लगा रखे। देखिए यार, नियम ये रहता है कि भाई 1.2 का y के साथ जो अनुपात होगा ना, ये डबल डॉट जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बराबर। वही अनुपात 4.8 का 7.2 से होगा। या तो हम गुना कर लें, नजदीक नजदीक वाले गुना दूर दूर वाले की गुना, और फिर बराबर करके सोल्व कर दें। या अगर आप और हम थोड़े से समझदार हैं तो हम यहाँ रेशियो निकालेंगे। भाई 24 दूनी 48, 24 3 72, अनुपात आ गया 2:3, तो यहाँ पे भी 2:3 आएगा। तो 2 यूनिट 12, तो 1 यूनिट 6, तो 3 यूनिट 18, यानी 1.8। तो y का मान होगा 1.8। कछु करने की जरूरत नहीं भाई। आइए, कह रहा है यार, एक चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 80% वोट मिले और 1,40,000 वोटों में से 18% वोट अवैध हो गए। देखो दोस्त, 1,40,000 वोट थे, अगर 18% वोट इनवैलिड हैं तो 100% में से 18% घटा देंगे तो बचा कितना? 82%। तो यानी 82% वोट ऐसे होंगे जो वैलिड होंगे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 82% जो वोट हैं वो बेसिकली वैलिड है। 82% वोट जो है वो वैलिड है। अब कहता है कि जितने भी वैलिड वोट थे उसमें जीतने वाले को 80% मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 20% वोट। यही कह रहा है कि भाई हारने वाले को कितने मिले? तो 20% वोट मिले। तो देखो यार, पहली चीज, कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं सवाल में, हम यूनिट डिजिट से पकड़ सकते हैं। देखो भाई 4 जीरो है, तो 4 जीरो तो यहां से गया। हर हाल में इकाई का अंक 1 जीरो आएगा, एक से ज्यादा जीरो नहीं आएंगे, इसलिए ये ऑप्शन कट गया, ये, क्योंकि यहां 2 2 जीरो दे रखी है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6, तो इकाई का अंक आएगा 6, यानी ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी। कहता है यार, कुणाल को एक संख्या को 5/6 से गुना करने के लिए कहा गया। उसे कहा गया कि यार तू 5/6 से गुना कर।
लेकिन कहता है उसने गलती से गुना कर दिया 6/5 से, और जो उसे एक उत्तर मिला जो सही उत्तर से 561 अधिक है, तो बताओ ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ऐसे केसेज में हम क्या करते हैं कि भाई बटे में यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, हमें किसी नंबर का 5/6 निकालना था और 6/5, तो 5 और 6 कैल्सियम 30, हम नंबर मान लेते हैं 30 यूनिट है। तो मेरे भाई 30 का अगर 5/6 निकालेंगे तो 6 5 30, 5 5 25, यानी सही आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आप निकाल कितना दिए हो, 5 30 36, तो कितना ज्यादा निकाल दियो, 25 से 36 11 यूनिट ज्यादा निकाल दियो, जबकि एक्चुअल में है 561 ज्यादा। तो 11 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट 11 5 55, 11 1 11, यानी 51 ज्यादा है। तो भैया सवाल ने पूछा कि संख्या क्या थी, तो 1 यूनिट का मान 51 है, तो ओरिजिनल नंबर था 30, तो 30 गुना 51, तो 3 एकम 3 3 5 15, 1530 मेरा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। कहते हैं यार एक वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए, CPMP। एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है, फिर भी उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता है। देखिए मेरे भाई, सीपी और एमपी निकालने का फार्मूला होता है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आपने कहा ठीक है, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है, बिल्कुल ठीक। अब ये कह रहा है कि भाई 20% का डिस्काउंट तो सीपी हुआ 80 और 10% का प्रॉफिट तो मार्क प्राइस हुआ 110। अगर मैं रेशियो निकालने लगूं तो आप कहेंगे 0 से 0 गया, तो अनुपात आ गया 8:11, यानी अगर मार्क प्राइस 11 यूनिट है जबकि मार्क प्राइस दे रखा है 660 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। भाई 11 6 66, 1 यूनिट 60, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 6 48, यानी एक्चुअल में जो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था वो 480 रुपए था। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो इस चीज को 570 रुपए 24 पैसे में बेच दे, अब कह रहा है कि अगर वो इसे 570.24 में बेच दे, तो कहता है यार इसका प्रॉफिट बताओ, लॉस बताओ, कुछ तो बताओ क्या होगा। ऑप्शन दूर दूर है, तो ये समझो कि 480 से 570 में बेच दिया, इसको हटाओ तो भाई कितना है, 70 यहां फालतू, 20 यहां फालतू, यानी 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 90 का प्रॉफिट 480 पे, तो 100 पे कितना, ये हमसे कुछ कुल मिला के पूछने जा रहा है। अब अगर आप ये करना चाहें ऐसे कर लें, या आप इसको और सिंप्लीफाई कर लें कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, रेशियो, फ्रैक्शन पूछा जाए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म उठानी चाहिए, और हमें लगभग आंसर निकालने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं 0 से 0 काट दूं, 3 से काटूं 19 आया, 3 से काटा 16 आया, इसका मतलब 16 की चीज 19 में बेच रहा हूं, तो 3 का प्रॉफिट। भाई 16 पे 1 का प्रॉफिट क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे 1/16, और 1/16 क्या रहता है, 6 से 1/4। तो अगर सर मैं 3/16 करने लग रहा हूं, तो ये हो जाएगा 18 सही 3/4%, यानी 18.75% के आसपास, और यहां तो 0.24 और भी था, तो मतलब मेरा प्रॉफिट 19%, यानी 18.75% से ज्यादा होगा, और वो एक ही ऑप्शन है बी, तो बी मेरा राइट आंसर है। देखिए यार, कहता है 120 को x% घटा दिया, तो अगर हम किसी चीज को x% घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एक्स अपॉन 100%, इतनी हो जाएगी। और 40 को x% बढ़ा दिया, 40 को x% बढ़ाएंगे तो 100 प्लस एक्स बटे 100, तो कहता है दोनों जो वैल्यू निकल के आती हैं वो आपस में बराबर आती है। देखिए दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो निपटाई, 40 दिए 120, 3 से 100 को गुना करे 300, और यहां 100 आया, 300 200 बचा, 3 को माइनस एक्स से किया -3x, और ये 4x, तो x की वैल्यू आई 50। अब सवाल में आपसे ये कह रहा है कि भाई 210 का x%, x का मतलब 50, तो 210 का 50%, तो 210 का आधा क्या होगा, 105।
कहता है 180 के x माइनस 20% से, x की वैल्यू 50 है तो 50 में 20 गया 30, तो कहता है 180 के 30% से कितना बड़ा या छोटा है। देखो यार 18 3 54, तो यानी ये पूछ रहा है कि भाई ये 54 से कितना बड़ा है। तो 54 से अगर आप देखेंगे तो भैया ये आएगा कितना बड़ा, 51 बड़ा, 51 बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 51 बड़ा है 54 से, तो 100 पे कितना। ये बात तो तय है कि अगर यहाँ 54 होता तो 100% होता, 54 से छोटा है इसलिए 100 से छोटा आंसर आएगा। अब ये 74 और ये 94, तो 100 के नजदीक है, ये 54 के नजदीक है, तो आंख बंद करके लगाओ 94%, 94%। नहीं तो फिर आप इसे काटते कि भाई 17 3 51, 18 3 54, लेकिन वो सिंपल ही दिखाई दे रहा है भाई। आइए, कहता है यदि 9 अंकों की संख्या 72 से डिवाइड करनी है, कहता है यार 72 से डिवाइड करनी है हमने इसे। तो देखो दोस्त 72 से जब आप भाग दोगे ना, तो कोई नंबर 72 से डिवाइड तभी होगा जब वो नंबर 8 से भी डिवाइड हो और 9 से भी, 8 से भी और 9 से भी। तो मेरे भाई अब देखिए 8 से भाग देने का नियम है आखिरी 3 डिजिट, तो 7 8 वाई को 8 से भाग देते हैं, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 नीम 72 बचा 6, तो 6 वाई आ गया। तो बताओ 60 से लेके और 69 तक की गिनती में कौन सा ऐसा नंबर है जो 8 से भाग होता है, तो आप कहेंगे 64, मतलब y का मान आ गया डायरेक्ट है 4। अगर y का मान 4 आ गया तो 4 चौक 16, यानी ये मान आ गया 16, y का मान 4 आ गया। अगर y का मान मेरे दोस्त 4 आ गया आपके पास, तो लिखो यार 4। अब 9 से भाग देना है, 9 से भाग देने का नियम है अंकों का जोड़ 9 से भाग जाना चाहिए। तो देखो यार 5 और 4 9 गया, 6 और 3 9 गया। अब देखो यार 8 और 8 16, और 7 और 7 14, 14 और 16 को जोड़ेंगे क्या यार 30, 30 को जोड़ेंगे अंकों को 3, और बचा x, तो 3 जमा x ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 से भाग हो जाए। तो सोचिए x की क्या वैल्यू लेके 9 से भाग हो जाए, तो आप कहेंगे 6, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो 6 3 18, 18 में 16 गया, क्या बचा जी 2। यही मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। कह रहा है यार वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2042 को भाग दे, तो कहता है 18 शेषफल बचता है, और 233 को भाग दे तो 13 शेषफल बचता है। कहता है वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो 2042 को एग्जैक्ट डिवाइड ना करे बल्कि 18 रिमाइंडर लाए, 233 को एग्जैक्ट ना करे बल्कि 13 रिमाइंडर लाए। तो भाई 18 अगर शेषफल आ रहा है, जैसे मैं कहूं कि यार किसी नंबर को जब हम 53 को भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, तो इसका मतलब वो नंबर 51 को एग्जैक्ट डिवाइड करता होगा, यानी 51 पूर्णतः भाग होता होगा, तभी तो 2 शेषफल बचा। तो देखो यार 18 घटाएंगे तो ये बचा 2024, और यहां घटाएंगे तो ये बचेगा 210, 220 माफ करिए। अब वो बड़े से बड़ा नंबर जो भी होगा वो ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो, जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो। अब मुझे ऑप्शन से मदद लेनी और आगे बढ़ना है। क्या 88 हो सकता है? 88 के टुकड़े 11 और 8 हुए, तो देखो यार 11 से तो ये भाग जा रहा है, 11 से ये भी भाग जा रहा है, लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं है। 44 हुआ जी क्या 11 गुना 4, तो 11 से तो दोनों भाग जा रहे हैं, क्या 4 से जा रहा है? हाँ 4 के लिए आखिरी अंक जा रहा है जी, 4 से आखिरी अंक 44 से भाग जा रहा है। हमें बड़ा नंबर चाहिए तो 22 कैंसिल, 66 होता है 11 गुना 6, 6 का मतलब 3, 3 से भाग जाने के लिए अंकों का जोड़, तो 2 और 2 4, नहीं सर नहीं भाग जा रहा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे मेरा 44 ही राइट आंसर है, 44 ही मेरा सही आंसर है। कहता है यार ए एक निश्चित कार्य को 18 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक कुशल है। कहता है बी ए से 50% ज्यादा एफिशिएंट है। 50% की एफिशिएंसी मेरे बच्चों 1/2,
यानी ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 1 ज्यादा मतलब 3। हाँ जी, आपने कहा ठीक है। कहता है ए अकेला 18 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क क्या होगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे देखिए सर, ए एक दिन में करता है 2 यूनिट काम, तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा? तो आंसर हुआ 36। तो कुल मिला के काम हुआ 36 यूनिट। अब कह रहा है यार इसी काम को करना है लेकिन दोनों मिलके करना चाह रहे हैं, ए और बी, तो दोनों मिल जाए तो 2 और 3 5 यूनिट। नहीं सॉरी, उसने पूछा बी कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 36 काम करने में लगाएगा 12। और बी का ही पूछ रहा था तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, इसे और छोटा कर लेते यार, मुझे लगा कुछ ज्ञान की बात पूछ रहा है। तो ये है एफिशिएंसी का रेशियो, इसका उल्टा हो जाना है टाइम का, तो टाइम का रेशियो 3 2। अब ये ले रहा है 18 दिन, तो भैया 3 यूनिट 18, तो 1 यूनिट 6, तो 2 यूनिट 2 गुना 6 यानी 12 दिन, तो आंसर आ जाएगा 12। देखिए दोस्त, कह रहा है 3 नंबर हैं, उनका अनुपात है 1:2:3। यदि दूसरी और तीसरी संख्या का एवरेज निकालें, सेकंड और थर्ड का एवरेज निकालें, तो भैया एवरेज हो जाएगा 2 + 3 यानी 5/2, और वैसे ही एवरेज दे रखा 45। और कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का एवरेज निकालें, 1 और 2 का, तो यह आया 3/2। भाई जोड़ बटे संख्याएं, ये फर्स्ट और सेकंड। अब काटेंगे 2 से 2, तो इनका अनुपात आ गया 3:5। हाँ जी, अब 5 यूनिट की वैल्यू है 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 3 27। मतलब पहली दो संख्याओं का एवरेज हुआ 27। मेरे बच्चे ये बिल्कुल आसान मॉक टेस्टों में था, एक मॉक टेस्ट और होगा जो बिल्कुल आसान होगा थर्ड, उसके बाद आपको बिल्कुल लेटेस्ट और टॉप टॉप क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत मजेदार लगा होगा, और रोज इसी तरह मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, पूरी टीम पढ़ाती रहेगी। टेस्ट विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नमस्ते मेरे भाई, चलिए अब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का बेहतरीन सा सॉल्यूशन करते हैं। आइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन ये रहा। ये मेरे भाई आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसे हम ऑड वन आउट भी कहते हैं। इसमें आपके 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से ऑड चुनना है। तो देखो, एक शब्द है स्पष्ट, दूसरा है पारदर्शी, तीसरा है पारभासी और चौथा है अस्पष्ट। तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो शब्द हैं ना मेरे भाई, ये एक ही ग्रुप से हैं, यानी एक ही अर्थ दर्शाते हैं। इनका सबका अर्थ है आंखों के सामने का मतलब है एकदम पारदर्शिता, एकदम क्लियर है चीजें। लेकिन ये जो अस्पष्ट है, अपारदर्शी भी कह सकते हैं इसे, ये इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये आपके वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें 3 आकृति हैं, 3 अलग अलग कंडीशनों को दर्शा रही होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ा करो, पूछा क्या गया है। ऐसे इंजीनियरों की संख्या ज्ञात करें जो पुरुष नहीं है, यानी इंजीनियर तो हो लेकिन पुरुष ना हो। तो पुरुष को दर्शाने वाला डायग्राम है आयत, यानी आयत में नहीं होना चाहिए। पुरुष ना हो मतलब आयत में ना हो, लेकिन इंजीनियर तो हो। तो त्रिभुज है जो इंजीनियर को दर्शा रहा है, यानी त्रिभुज में तो होना चाहिए, इस आकृति में होना चाहिए। तो इस आकृति में क्या क्या है? 3 है, इस आकृति में 9 है, और इस आकृति में इधर 1 है। कुल मिलाकर 13 व्यक्ति ऐसे हैं जो त्रिभुज में तो हैं लेकिन आयत में नहीं है, यानी इंजीनियर तो हैं लेकिन पुरुष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉन वर्बल मेरे भाई ऑड वन आउट है। इसमें 4 आकृति दी है, आपको विषम चुननी है। तो ये ऑप्शन डी वाली जो आकृति है ये विषम है। रीजन, यहां पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, समांतर हैं, लेकिन इसमें समांतर नहीं है, ये तिरछी हो गई। तो ये डी वाली आकृति ऑड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये एक मैथ्स का क्वेश्चन यहां पर डाला गया था बाय मिस्टेक, ठीक है, इसको आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रीजनिंग का ये अगला क्वेश्चन है आपका, इसको जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई। यहां पर एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है कि ये आकृति किस में छिपी हुई है। तो ये आकृति ऑप्शन ए में छिपी हुई है परफेक्टली। यहां से देखिए, आप इधर गए, फिर आप इधर आए, फिर आप यहां से इधर गए,
फिर ये आपकी परफेक्टली छिपी हुई है ऑप्शन ए में। बी में भी है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं जितनी ए में है, तो इसलिए बोर्ड ने इसका आंसर ए ही कंसीडर किया है। अब इस पर आइए, ये है फिगर कंप्लीशन, आकृति को पूर्ण करना। इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन से उठा के रखूं कि ये आकृति पूर्ण हो जाए? तो आप जरा ध्यान से देखिए, पहले तो ये सर्कल कंप्लीट होगा, फिर ये लाइन इधर जाएगी और ये लाइन यहां आके इससे मिलेगी। तो ये वाली आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है? ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रही है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखो बहुत धीरे धीरे सीरीज घट रही है। जब सीरीज बहुत धीरे धीरे घटे या धीरे धीरे बढ़े तो वो डिफरेंस वाली सीरीज होती है, अंतर लेने वाली सीरीज होती है। तो आप इनका अंतर लीजिए, यहां से डिफरेंस लेंगे मेरे भाई, तो ये कितना आ गया? 9 और ये 99 आ गया मेरे भाई। अच्छा यहां से डिफरेंस लीजिए, ये कितना बचा आपके पास में? 9 और ये बचा 89। अच्छा ऐसे यहां से डिफरेंस लेंगे तो ये 79 आ रहा है, यहां से डिफरेंस लेंगे 69, यहां से डिफरेंस लेंगे 59, अगला डिफरेंस 49, यानी 10-10 कम होता जा रहा है डिफरेंस। तो यहां से 49 अगर आप कम करोगे मेरे भाई तो ये कितना आ जा रहा है? 699, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये भी एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है कि ये आकृति इन चारों ऑप्शनों में से किस में छिपी हुई है? तो ये ऑप्शन डी में आपको नजर आएगी। यहां पर जरा आप नजर डालेंगे तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें आ जाओ मेरे भाई, ये आपका नॉन वर्बल एनालॉगी है। ए आकृति जिस प्रकार से बी से रिलेट कर रही है वैसे ही सी आकृति किस से रिलेट करेगी? तो आइए ए से बी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। पहले तो ये जो ट्रायंगल है वो रहा तो सेम, बस ब्लैक कलर से रंग दिया। तो ऐसे ही ये त्रिभुज रहेगा तो सेम, बस ब्लैक कलर से रंग दिया जाएगा। तो यहां तो ये त्रिभुज ही सेम नहीं रहा, इसकी ही आकृति बदल गई, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अब जरा देखो, ये जो एरो है वो नीचे देखने लगा, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। तो यहां पर ये भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर इधर देखेगा, तो ये तो सब ऑप्शनों में सेम है। इसके बाद में इस ट्रायंगल को देखो, ये जो ऊपर देख रहा था ना वो इधर देखने लगा, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो ये भी जो आपका पेंटागन है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर इधर देखने लगेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं है सर, यहां तो इधर नहीं देख रहा ये, तो ये आपका गलत हो गया। इसके बाद में जरा स्टार पर नजर डालो। अच्छा इन दोनों में ये इधर ही देख रहा है, इसमें भी इधर देख रहा है और इसमें भी इधर देख रहा है। अब इसके बाद में मेरे भाई स्टार पर नजर डालो आप। स्टार पर, स्टार में क्या चेंज आए? ये बिल्कुल ऊपर की तरफ कॉर्नर था ना, ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, बिल्कुल बीच में कॉर्नर नहीं है, थोड़ा सा घूम गया इधर, तिरछा हो गया है। तो सेम ये जो स्टार बिल्कुल इसकी तरह है वो भी तिरछा हो जाएगा। तो यहां तिरछा नहीं हो रहा है, ये आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर मोक में ऑप्शन सी पर क्लिक हो गया है तो वहां एरर है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला देखिए मेरे भाई, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से ये आकृति इससे जुड़ी हुई है वैसे ही सेम ये आकृति इससे जुड़ी हुई है। तो फिर यहां पर कौन सी आकृति रही होगी जो इससे रिलेट कर रही है? आओ देखो इनमें क्या क्या चेंजेस आए, बारी बारी से पकड़ते हैं। ये वाली जो आकृति है वो यहां आ गई, इसमें यहां आ गई ना। सेम इसमें ये जो चतुर्भुज वाली आकृति है वो यहां आ गई। तो यहां पर स्टार रहा होगा, यहां पर क्या रहा होगा? स्टार। स्टार यहां रहा होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाइए रुक जाइए, स्टार यहां नहीं रहा हो। आप इसको एक बार ऐसे समझने की कोशिश करिए मेरे भाई कि यहां पर ये जो आपका चतुर्भुज था वो इस कॉर्नर में गया, यहां पर, यहां से ये जो आपका एरो है वो इस कॉर्नर में गया। तो यहां पर ये वाली एरो रहा होगा जो कि इस कॉर्नर में आया है, और ये एरो ऊपर ही देखता हुआ रहा होगा क्योंकि ये सेम रहा ही है आकृति। ये एरो इधर देख रहा है राइट में, तो यहां भी राइट में, तो यहां ऊपर देख रहा है तो यहां भी ऊपर देख रहा होगा। ये गलत। ठीक है सर, एक ऑप्शन तो गया। अब जरा बाकी दूसरी आकृति पर देखते हैं यहां से क्या चेंजेस इसमें देखने को मिले हैं। ठीक है भाई, तो ये जो यहां पर क्या था आपका षटभुज, ये ऊपर गया यहां, ऐसे ही ये ट्रायंगल ऊपर गया यहां पर। तो ये जो स्टार है वो नीचे रहा होगा, तभी तो वो स्टार ऊपर गया है। तो स्टार नीचे रहना चाहिए। तो सर ये तो इन तीनों ऑप्शनों में सेम है। अब जरा देखा जाए इसके बाद में कहानी कहां पर आके रुकी है। इसके बाद में आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहां वाली जो आकृति थी इस कॉर्नर वाली, वो आकृति कहां गई है? यहां पर, यहां पर।
या फिर मैं कहूं इस कॉर्नर में जो आकृति है वो यहां से आई है, इस कॉर्नर से। जैसे ये वाली आकृति इस कॉर्नर से आई है, तो ये वाला एरो इस कॉर्नर से आया होगा, तो इस कॉर्नर में ऐसा एरो रहेगा। यार ये भी सेम है। फिर अब आखिरी आकृति पर बात आकर यहां पर जम गई है कि यहां से ये सर्कल गायब है, उसकी जगह ट्रायंगल आया है। यहां से ये आपका पेंटागन गायब है, उसकी जगह पर ये आया है। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक स्टार में आप चेंज देख पा रहे हो? स्टार यहां पर थोड़ा सा तिरछा हुआ है, तो ये भी रेस से बाहर है। यहां पर देखो स्टार जो है ना वो सीधा है, तो सीधा ही रहना चाहिए आपका स्टार, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कोई सी आकृति में ही नहीं आया। जैसे ये यहां षटभुज ऊपर गया तो सेम रहा, ट्रायंगल ऊपर गया तो सेम रहा, तो ये स्टार ऊपर गया है तो सेम रहा होगा इस तरह से, ना कि ऐसे तिरछा होगा पहले। अब इन दोनों पर आ जाओ आप। अब यहां पर एक नई आकृति चाहिए थी ना, इसकी जगह पर ये वाली नई आकृति आनी चाहिए थी जो पहले ना दिखे। तो यहां तो ये पहले सेम दिख रही है, तो ये नहीं है, ऑप्शन ए है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था ये आपकी स्क्रीन पर। इसको कट करना मेरे भाई मनीष, इसको दोबारा करेंगे एक बार, इस वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से ये आकृति दूसरी आकृति से है, ऐसे तीसरी आकृति चौथी आकृति से रिलेट कर रही है, ऐसे यहां पर पांचवी आकृति क्या आएगी जो छठी से रिलेट करे। आओ जरा ध्यान से देखते हैं पहली से दूसरी में क्या चेंज दिखा। पहली बात तो ये जो आपका षटभुज है ये ऊपर चला गया, हेक्सागन सेम जैसे यहां है वैसे यहां आ गया। ये त्रिभुज ऊपर चला गया, देखो सेम रहा। तो यहां ये जो ऊपर आ रहा है ना स्टार, वो यहां नीचे से खिसक के आया होगा और सेम रहा होगा बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर, यहां है यहां है यहां है। अच्छा, इसमें स्टार तिरछा है तो तिरछा नहीं रहा होगा, सेम रहा होगा, जैसे यहां है वैसे यहां रहेगा। तो ये ऑप्शन गलत। हाँ जी साहब। अब जरा आइए मेरे भाई और चेंज देखते हैं जरा। यहां से और चेंज क्या आया कि ये जो आपका चतुर्भुज है वो इस कॉर्नर में आया है, जैसे यहां से एरो इस कॉर्नर में आया है। तो यहां पर ये वाला जो एरो है वो पहले इधर रहा होगा, यहां से इस कॉर्नर में आया है, लेकिन सेम रहेगा। देखो ये राइट में फेस है तो इसका भी राइट में, तो ये ऊपर देख रहा है तो यहां भी ऊपर देखने वाला होगा, नीचे देखने वाला नहीं होगा। अब इन दोनों पर आओ। अच्छा, आपने देखा यहां से ये कॉर्नर वाली आकृति हट गई, गायब हो गई ट्रायंगल, वो मतलब सर्कल, और उसकी जगह एक नई आकृति आई इस कॉर्नर में ट्रायंगल। ऐसे ही यहां पर मेरे भाई ये हेक्सागन हट गया और इस कॉर्नर में एक नई आकृति आई स्टार। तो यहां ये जो ट्रायंगल आया है वो पहले रहा नहीं होगा, ये नई आकृति आई होगी। तो ये ट्रायंगल तो यहां पहले दिख रहा है, इसका मतलब है ये भी हट गया, ये वाला ट्रायंगल होगा पहले। ठीक है जी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें से देखते हैं इन चारों में से कौन सा असंगत है, ऑड है। तो इनमें पॉइंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो इनमें ऑड नंबर में है पॉइंटों की संख्या, इसमें इवन है, तो यही ऑड है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस आकृति को पूर्ण करने के लिए मेरे भाई कौन सी फिगर चाहिए आपको? तो ये आकृति जो आपको पूर्ण करनी है वो इस तरह से पूर्ण होगी भैया, इस तरह से, ऐसे। यस सर। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये बोल रहा है इस पेपर कटिंग और फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है कि पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर कट लगा दिया यहां पर इस तरह से। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको पता है कि ये ओपन होने पर मिरर की तरह कार्य करता है, यानी जब इस आपको आप खोलेंगे तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बना देगा इधर। फिर जब इसका और एक और फोल्ड इधर ओपन करोगे तो वो इसकी मिरर इमेज ऐसे बना देगा। तो इस तरह से आकृति नजर आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके डाइज का क्वेश्चन है। आपको पूछा है ए के अपोजिट फेस पर क्या होगा, ए के अपोजिट पर क्या होगा। तो आप ऐसा करो मेरे भाई, ये दो आकृतियां उठा लो, इनमें सिर्फ एक फेस कॉमन है और वो है ए। तो यहां पर आपको पता है ए के ही अपोजिट निकालना है। वन फेस कॉमन रूल लगा दो आप कि जो कॉमन है उसके अपोजिट वो दिखेगा, जो इस फोटो में भी नहीं दिखेगा आपको और इसमें भी नहीं दिखे। तो कौन है वो? टी, टी तो दिख रहा है सर, जी, जी भी दिख रहा है, क्यू, क्यू भी दिख रहा है, यानी के है वो जो ना यहां दिख रहा ना यहां दिख रहा। तो के है जो कॉमन के अपोजिट रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई। ये आपका आ गया फैक्ट्री जिस प्रकार उत्पाद से संबंधित है,
वैसे ही गोदाम किससे संबंधित है? तो फैक्ट्री में क्या होता है मेरे भाई? उत्पादन होता है। तो गोदाम में क्या होता है? भंडारण, स्टोरेज। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट है। फिर से एक डाइस का क्वेश्चन है, 4 के अपोजिट क्या होगा? आपको 3 फोटो दिए हैं और आपको 4 के अपोजिट बताना है। तो आप ऐसा करो, दूसरा और तीसरा फोटो उठा लो, इनमें सिर्फ एक फेस कॉमन है 6 और 1 फेस कॉमन रूल लगा दो। आपको किसके अपोजिट निकालना है? 4 के। तो वो आपके कॉमन से एक कदम आगे है, तो यहां कॉमन से एक कदम आगे उसका अपोजिट मिल जाएगा, यानी 3 है जी उसका अपोजिट मेरे भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फटाक से इसको करते हैं। देखो बहुत धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है, जब सीरीज धीरे धीरे बढ़े तो डिफरेंस लो। तो यहां से देखना ये कितनी बढ़ चुकी है भाई साहब सीरीज, तो आप बोलेंगे सर ये जो सीरीज है वो बढ़ चुकी है 36। फिर ये कितनी बढ़ चुकी है? तो यहां से देखेंगे ये बढ़ गई है 45। इससे आगे बढ़ेंगे, ये सीरीज कितनी बढ़ चुकी है? फिर ये सीरीज बढ़ चुकी है 54। आप देख रहे हैं 9 के मल्टीपल में बढ़ रही है। 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54 और 9 सत्ते 63। यहां 63 बढ़ जाएगी। 63 बढ़ाइएगा मेरे भाई, तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास में? 355 आपका यहां पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसको चेक करते हैं। ये नॉन वर्बल सीरीज है आपकी, कि अगली फिगर क्या आएगी। तो पहले देखो यहां पर एक बॉक्स था, फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अब 6 बॉक्स होने चाहिए। तो ये गलत, ये गलत। तो यहां भी 6 बॉक्स हैं, यहां भी 6 बॉक्स हैं। अब जरा इस आकृति पर आओ, इसमें सिर्फ एक पार्ट ब्लैक था, इसमें 2 हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, इसमें 5 हो गए। अगली बारी में ये भी ब्लैक हो जाएगा, यानी ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। इसमें ये आपका एक वर्ड दिया गया है जिसको कोडेड लैंग्वेज में लिखा जाए तो इस तरह से लिखने की यहां पर बात की गई है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें ना अपोजिट अल्फाबेट्स हैं, वो भी क्रॉस में। ई का अपोजिट वी, सी का एक्स, आई का आर, ओ का एल, जे का क्यू, ई का वी, आर का आई। सिर्फ अपोजिट करना है, वो भी क्रॉस पैटर्न में। तो सेम आप यहां पर अप्लाई करो। वाई का अपोजिट बी, यानी बी से स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। वी का अपोजिट ई, यानी एंड में ई आएगा, तो ये ऑप्शन भी गया। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का यहां राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये आपका क्वेश्चन है भाई साहब। इसमें आपको ऐसे 2 सिंबल आपस में चेंज करने हैं जिससे कि ये अरेंज हो जाए। आइए देखते हैं। तो क्या हमें डिवाइड चेंज करना चाहिए? डिवाइड को माइनस में बदल देना चाहिए। तो यहां डिवाइड लाओगे तो 39 में फिर 105 से आप क्या नहीं कर पाओगे? भाग नहीं कर पाओगे। तो ये चेंज मत करो। ये बोल रहा है मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दो। भाई यहां पर डिवाइड ले आओगे तो क्या आप 13 में 8 से भाग दे पाओगे? नहीं सर। तो इसे भी चेंज मत करो, जो चीज सॉल्व ही ना कर पाओ आप। अब इन दोनों में से एक होगा। ये बोल रहा है प्लस को माइनस में बदल दो, यहां माइनस ले आओ, यहां प्लस। चलो करके देखते हैं। तो पहले तो 13 से ये कितनी बार कट गया मेरे भाई? तो आप बोलेंगे ये कट चुका है आपका 5 बार। फिर 8 का 5 में गुणा कर दो, 40 आ गया। 40 में से 39 घटाओगे, 1 बचेगा और उसे 105 में जोड़ दोगे तो 106 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए ही राइट आंसर है आपके क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये आपका नंबर एनालॉगी का क्वेश्चन बोल लो आप इसको, सिमिलर सेट का क्वेश्चन बोल लो आप इसको। बात एक है, यहां 3 नंबर हैं जो एक रिलेशन में जुड़े हुए हैं। आप एक पहचान समझ पा रहे हैं, ये दोनों छुटकू हैं और ये बड़ा है। कहीं ना कहीं इन दोनों के किसी भी रिलेशन से ये 40 बना होगा। कैसे बन सकता है? अच्छा, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 10, ठीक है। और उसमें आपको कितने से? 4 से गुणा करना है। वो 4 कहां से आएगा? इन दोनों के डिफरेंस से। यानी पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, जो वैल्यू आए उसका गुणा कर दो। ये आ गया 10 जोड़ने पर, डिफरेंस लेने पर आ गया 4, इनका गुणा किया, आंसर आया 40। सेम यहां पर देखो तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ गया? 9। इन दोनों को घटाओगे कितना आ गया? 3। तो बस 9 का 3 में गुणा करोगे 27 आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे आइए। ये आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है कि
दी गई आकृति को अगर आप मिरर में देखते हो तो ये कैसी दिखेगी? तो मिरर में देखने पर लेफ्ट प्रोफाइल राइट में और राइट वाली लेफ्ट में चेंज हो जाती है। जी हाँ सर। तो जरा यहां पर देखिए, ये जो आपका बिना रंगा हुआ एरो है वो राइट साइड है, तो इधर ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट में देख रहा है तो यहां राइट में दिखाना पड़ेगा इसे इस तरह से। क्या ऐसा ऑप्शन में यहां दिख रहा है लेफ्ट साइड में? नहीं सर, गड़बड़ हो गई। क्या यहां दिख रहा है? नहीं सर, गड़बड़ हो गई। ये दो ऑप्शन बचे। अब इनमें अंतर कहां पर है? यहां पर देखो आप ध्यान से, देखो ये नीचे जो है ना, नीचे वाला राइट हैंड पर बॉक्स व्हाइट है, तो इधर लेफ्ट हैंड पर नीचे बॉक्स कैसा रहेगा? व्हाइट रहेगा यहां नीचे। तो यहां नीचे बॉक्स व्हाइट नहीं है, ये गलत। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का यहां पर मेरे भाई राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पीछे किया था। आओ जरा देखते हैं इसमें क्या हुआ है। ये भी नॉन वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है। पहली आकृति जैसे ए बी से रिलेट कर रही है, वैसे ही सी किससे रिलेट करेगी? तो ध्यान से देखो आप, ये जो आपका पंचभुज है वो इधर आया है और कलर्ड हो गया है, तो ये त्रिभुज इधर आएगा और कलर्ड हो जाएगा। सर सब में त्रिभुज कलर्ड हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो हेक्सागन है वो इधर आ गया यहां पर, ठीक है, षटभुज। तो ये स्क्वायर इधर आना चाहिए यहां पर, तो किस में आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब इसके बाद की कहानी, ये जो त्रिभुज है मेरे भाई वो इधर कॉर्नर में चला गया, तो यहां से ये स्टार इस कॉर्नर में जाएगा। लेकिन एक चीज नोटिस कर पा रहे हो आप? क्या सर? एक चीज ये नोटिस करनी है आपको मेरे भाई कि ये ट्रायंगल बिल्कुल सेम जा रहा है बिना चेंज हुए, तो स्टार भी बिना चेंज हुए सीधे ऐसे ही जाएगा। यहां पर ये तिरछा हो गया, देखो ना, यहाँ स्टार का कॉर्नर ऊपर है एकदम, यहाँ ऊपर नहीं रहा, तो ये गड़बड़ हो गया। यस सर, बचे ये दोनों। इन दोनों में अंतर कहां आ रहा है? आओ समझते हैं। यहां से आप देखिएगा कि ये एक चतुर्भुज यहां से यहां पहुंचा है, तो यहां से ये पंचभुज पहुंचेगा इस कॉर्नर में, पंचभुज। यहां पर षटभुज पहुंचा दिया इन्होंने। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर मेरे भाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये आपका जो क्वेश्चन है वो है वेन डायग्राम का। यहां पर स्कूल टीचर और प्रिंसिपल के बीच का रिश्ता आपको बताना है। तो आपको पता है स्कूल के अंदर ही होते हैं टीचर और स्कूल के अंदर ही होते हैं प्रिंसिपल, लेकिन टीचर और प्रिंसिपल का सम का रिश्ता होता है। टीचर और प्रिंसिपल का रिश्ता सम का होता है। आपने देखा होगा कई स्कूलों में ऐसे व्यक्ति को प्रिंसिपल बना दिया जाता है जो टीचर नहीं होता, ठीक है, जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वहां पर सिर्फ प्रिंसिपल के पद पर हैं। लेकिन कई स्कूलों में ऐसा होता है कि जो प्रिंसिपल हैं वो भी लेक्चर लेते हैं, जाकर क्लास लेते हैं। तो प्रिंसिपल का टीचर का रिश्ता सम का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये नंबर सीरीज का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो 7 का टेबल है बस, 7 दूनी 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 56। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा आपको। यहां पर धीरे धीरे हम मोक का लेवल बढ़ाते जाएंगे। अभी तक आपको हमने 2 मोक कराए हैं, मजा आपको आया होगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। वीडियो बहुत जोरदार है क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के वो सभी खास क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये मॉक टेस्ट के अंदर पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं कि यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन सवालों से। और सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से वाद में न्यायालय ने कहा था, निम्नलिखित में से कौन से वाद में न्यायालय ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता। देखो, संसद मौलिक अधिकारों में शुरुआती तौर पर संशोधन नहीं कर सकता था, लेकिन क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हुए? बिल्कुल हुए। कब हुए, कैसे हुए, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली बार ऐसा कब कहा गया, क्या चर्चाएं थी, किस तरीके से कहा गया? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता बात कही गई थी गोलकनाथ के केस में, जो 1967 में था। मौलिक अधिकार हमें देखने को मिलते हैं, जो फंडामेंटल राइट है, ये हमें भाग 3 में देखने को मिलते हैं। इसी को मैग्ना कार्टा बोलते हैं। 12 से लेकर 35 ये हैं। मौलिक अधिकार शुरुआती तौर पे 7 प्रकार के थे, वर्तमान में 6 प्रकार के देखने को मिलते हैं। केशवानंद भारती का केस 1973 का था। इसके अंदर सबसे बड़ी जजेस बेंच बैठी थी, सबसे बड़ी जजेस की बेंच बैठी थी, जजेस बेंच जो भी लार्जेस्ट बैठी थी, जिसके अंदर 13 जजेस आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर की सेकंड लार्जेस्ट जज बेंच यहां बैठी थी, लार्जेस्ट जज बेंच यहां बैठी थी। इसके अंदर 11 नंबर ऑफ जजेस आपको देखने को मिलते हैं। पॉइंट यह था कि केशवानंद भारती मामले में कहा गया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है बशर्ते कि वह
उसके पूरे मूल भाव को, फंडामेंटल स्ट्रक्चर को खराब ना कर दे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। 24वें संविधान संशोधन के अंदर इस प्रकार का कोई भी काम नहीं किया गया। 1970 में हुआ था, जरूरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, सज्जन सिंह का मामला है, ये भी जरूरी नहीं है, फंडामेंटल राइट से डायरेक्टली रिलेट भी नहीं करता। लेकिन हाँ, गोलकनाथ का जो केस था वो पंजाब के अगेंस्ट था, वर्सेस पंजाब ये केस था, और इसमें ही ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर संशोधन करके हम संविधान की मूल संरचना को खराब कर देंगे। यशवंत भारती के मामले में कहा गया। दूसरे नंबर का सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? दल बदल का मतलब क्या होता है? जब एक व्यक्ति चुनाव के 6 महीने के पश्चात ही अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है, दल बदल कहलाता है, डिफेक्शन लॉ कहलाता है। लेकिन शुरुआती तौर पर यह दल बदल था, और था कब ये? सर 52वें संशोधन के द्वारा किया गया था, 1985 में यह किया गया था। लेकिन अगर हम ये कहें कि दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे बना, तो ये एंटी डिफेक्शन ऐसे बन जाता है, ये एंटी डिफेक्शन ऐसे बन जाता है कि 1989 में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन बन गया। ठीक है, तो ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था दल बदल विरोधी कानून। क्या हुआ? देखो 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की डेथ के बाद पॉलिटिक्स के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई, तो इनकी जो सरकार थी कांग्रेस, उसने उसको स्टेबल करने के लिए, ताकि लोग अपने दल को ना बदले, आया राम गया राम वाले मामले को दोबारा ना दोहराएं, उस चीज के लिए दल बदल विरोधी कानून लेकर ये आए। ये 10वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन सम्मिलित होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा है जो इसमें सम्मिलित होगा, कौन ऐसा है जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्रधानमंत्री हमेशा शामिल होगा, हमेशा याद रखना। अच्छा, वैसे मैं इसको बता दूं, इसको 1993 में क्रिएट किया गया था, 1993 में क्रिएट किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बच्चे, अगर यहां राज्य मानवाधिकार आयोग होता तो भी आंसर इसके अंदर 1993 होता। क्या यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है? जी हां, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री होता ही होता है, हमेशा रहा है प्रधानमंत्री। लोकसभा का अध्यक्ष आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउस, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति नहीं देखने को मिलता, अपोजिशन वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर होता है, बिल्कुल होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। देखो, जहां पर एग्जीक्यूटिव के लोग होंगे वहां जुडिशरी के लोग नहीं हो सकते, पहले हुआ करते थे बट अब नहीं है जी। तो 1, 4, 5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि ये जो लोग हैं इसकी समिति के अंदर शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 4, 5 इसके अंदर करेक्ट तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अच्छा, ये भी होता है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहा हो, ऑफ इंडिया भी रहा हो, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो, सुप्रीम कोर्ट जज रहा हो, ये जरूरी हो। अगला सवाल, निम्नलिखित संदर्भों में कथनों पर सही कौन सा है ये बताना है। विश्व में भारत 6ठा सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश। पहला स्टेटमेंट गलत है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। अगर टोटल एरिया की हम बात करें तो क्या ऐसा एरिया है जो भारत के अंदर आपको देखने को मिलता है, उसकी हम बात करें, ये सही बात है। भारत के टोटल जो एरिया है अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वो 2.4% देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द क्रस्ट। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर निकलती है, भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के अंदर आपको सदाबहार जो जलवायु है वो देखने को मिलती है, ना कि ट्रॉपिकल। ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा नहीं 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 नहीं, नहीं। एक चीज हो गई है, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई है ना 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 ना, कर्क रेखा को गलत बता दिया मैंने। भारत के अंदर जलवायु है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, हाँ उष्णकटिबंधीय है, लोकेट है ट्रॉपिकल ही है, इसमें याद रखना। लोकेशन हमारे यहां ट्रॉपिकल ही आपको देखने को मिलती है, बट वो सेमी ट्रॉपिकल कही जा सकती है, वो सेमी ट्रॉपिकल कही जा सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं करा था, ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। जो अभी मैंने गलत कहा वो एक्सप्लेनेशन में गलती की है मैंने, कि हाँ उष्णकटिबंधीय ही आपको देखने को मिलता है, परफेक्ट है, क्लियर। ट्रॉपिकल नहीं कह सकते, सेमी ट्रॉपिकल हमें कहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत ही होगा फिर से। ठीक है, और सदाबहार भी होते हैं, इसके बारे में भी याद रखना, सदाबहार भी होते हैं, सदाबहार भी देखने को मिलते हैं, अलग अलग एरिया अलग अलग। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, अक्षांश विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस पे ये है कि अगर ऑप्शन में ओनली 2 होता तो मैं उसके साथ चला जाता, लेकिन ऑप्शन में ओनली 2 है ही नहीं कहीं,
तो हम कंसीडर करेंगे कि लगभग बराबर भागों में बांटती है, एग्जैक्टली नहीं बांटती तो लगभग के साथ हम निकल सकते हैं। 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग के आसपास की वजह से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। ओनली 2 नहीं आ रहा, ओनली 2 कहीं होता तो मैं उसके साथ जाता। आगे बढ़िए, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि सारी चीजें, कुछ ऐसा भी हो सकता है कई बार लगभग सही हो, पूरी सही हो, ठीक है। एरिया का डिवीजन तो लगभग में ही किया जाता है। निम्नलिखित कथनों को चुनिए। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है। देखिए सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य नहीं है, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, स्टेटमेंट सही। अच्छा, ये भी याद रखना, क्या तमिल लक्षद्वीप की राजधानी है? क्या तमिल लक्षद्वीप की राजधानी है? तो इसके बारे में याद रखना, तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा नहीं है, वहां तमिल भाषा नहीं बोली जाती। लक्षद्वीप के अंदर मलयालम भाषा अधिक बोली जाती है, मलयालम भाषा अधिक बोली जाती है, ठीक है, याद रखना। और सिंगली भाषा भी यहां पर बोली जाती है, सिंगली भाषा भी यहां बोली जाती है। करेक्ट आंसर हुआ सिलवासा है, बिल्कुल है। 2 और 4 इसके अंदर करेक्ट विकल्प हो जाए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या नगर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है? आपसे पूछा नहीं है। झारखंड रांची है, ठीक है। असम की दिसपुर है, ना कि गुवाहाटी। असम की कैपिटल क्या है बाबू? दिसपुर है, गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी इज नॉट ए कैपिटल। गुवाहाटी इज नॉट ए कैपिटल, इसमें आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ रायपुर आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, याद रखें। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारण करती है। देखो मुझे याद है 1947 के अंदर, ठीक है, एक चार्ल्स रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, चार्ल्स रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो माउंटबेटन प्लान में शामिल हुए थे। ये शामिल हुए माउंटबेटन प्लान में, शामिल हुए एमटी प्लान में, माउंटबेटन प्लान में शामिल हुए थे, माउंटबेटन प्लान में ये शामिल हुए थे। अब पॉइंट यही आता है कि जो माउंटबेटन का प्लान है, जो प्लान आपको माउंटबेटन का देखने को मिलता है, दिस इज द प्लान ऑफ द माउंटबेटन का जो प्लान आपको देखने को मिलता है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चा माउंटबेटन का जो प्लान हमें यहां पर देखने को मिलता है, माउंटबेटन प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें आपको इधर उधर देखने को मिली थी। तो माउंटबेटन प्लान में हमें पता लगता है कि सर ये 3 जून में आया था, 3 जून को ये प्लान आया था, और 3 जून के इसी प्लान के अकॉर्डिंग रेडक्लिफ लाइन के हिसाब से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? वो मैकमोहन रेखा है, दैट इज मैकमोहन रेखा। सर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 49th पैरेलल है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 38th पैरेलल है, वियतनाम होता तो 17th पैरेलल होता, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है, पूछा गया निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय में आपको देखने को मिल जाती है? फटाफट देखते हैं। चोओए देखने को मिलती है, लोत्से ये भी देखने को मिलती है, अन्नमलाई सर साउथ इंडिया में है, दिस इज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में है, और सिरुमलाई ये भी साउथ इंडिया में है। तो ये दोनों की दोनों साउथ की हैं, ये दोनों ही आपके हिमालयंस की हैं, केवल पहला और दूसरा है, ठीक है, याद रखना। जो आपका पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न घाट सह्याद्री बोलते हैं, तो वहां पर ये देखने को मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं। आप याद रखना, जो जास्कर लद्दाख में हो जाएगी, ये नहीं होगी। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखना। महाभारत हिमाचल उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिलती है। नाग तिब्बा भी आपको कश्मीर में देखने को नहीं मिलती। कश्मीर की सबसे फेमस ही पीर पंजाल है। निम्नलिखित श्रेणियों में से उत्तर दक्षिण क्रम को व्यवस्थित कीजिए। नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको लगाना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको इसको व्यवस्थित करना है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट याद रखना। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है लद्दाख। लद्दाख क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि लद्दाख लगभग ट्रांस हिमालय के आसपास का क्षेत्र है। ये ट्रांस हिमालय के आसपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद पीर पंजाल देखने को मिलता है, पीर पंजाल आपको देखने को मिलता है, पीर पंजाल देखने को मिलता है। और तब कहीं जाकर आपको देखने को मिलता है आपका धौलाधर। धौलाधर आपको तब देखने को मिलता है। तो मैंने क्रम बना लिया, लद्दाख होना चाहिए, लद्दाख यानी दूसरा होना चाहिए पहले नंबर पे, 2 ही ऑप्शन बचेंगे। लास्ट मैंने बताया धौलाधर होना चाहिए, पहला होना चाहिए लास्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पर कुछ यही होनी चाहिए, ठीक है, याद रखना, पेपर में भी करना है आपको। नीचे दिए गए कथन है, 2 में से एक अभिव्यक्ति है, दूसरा आर कारण कहा गया। तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जोरदार करेक्ट आंसर है। नदी अपहरण हिमालय नदी का एक प्रमुख गुण है, जोरदार, ये भी करेक्ट है। पहले होता क्या था, जो तिस्ता नदी है वो गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन ब्रह्मपुत्र ने अपने जल धारण क्षेत्र को एक्सपेंड किया पानी के बहाव के चलते, जिस वजह से आज की डेट में जो तिस्ता नदी है वो
गंगा की नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और उसी के बारे में अगला जो पॉइंट है वो डिफाइन करता है। तो करेक्ट है, पहला और ए और आर दोनों सत्य है, एक की व्याख्या भी करता है। जोरदार। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? विष्णु प्रयाग के बारे में पूछा जा रहा है, समझना। सर देखो बात समझना, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा को बनाती है, वो देव प्रयाग में मिलती हैं। वो कहां मिलती हैं? देव प्रयाग में। लेकिन धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर क्या कहलाती है? अलकनंदा ही कहलाती है। धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर अलकनंदा ही कहलाती है, क्योंकि अलकनंदा का हिसाब किताब ज्यादा है। लेकिन जो धौली गंगा है जब वो अलकनंदा से मिलती है तब वो मिलती है विष्णु प्रयाग में। विष्णु जी धौली गंगा और अलकनंदा का जो मिलाप होता है उसके लिए जिम्मेदार हैं। आगे चलकर अलकनंदा और भागीरथी एक जगह मिलती है देवप्रयाग में, तब जाके वो गंगा बनती है। आगे चलकर बांग्लादेश में जाती है, फरक्का बराज पर टूट जाती है, एक शाखा हुगली चली जाती है। कहां पर? अपने हुगली कहां जाती है? वेस्ट बंगाल में। और जो बची हुई एक रेखा है वो बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है, पद्मा कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाक खाड़ी किनके बीच आपको देखने को मिलती है? जो पाक की खाड़ी जिसको हम बोलते हैं, जो पाक खाड़ी है, पाक वाटर स्ट्रेट इसको बोला जाता है। आपको लगता होगा कि पाक है तो पाकिस्तान के आसपास होगी, इंडिया के नॉर्थ में होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलती है। किधर देखने को मिलती है? अल्लाह, साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलती है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। क्या ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी? सर खंबात की तो नहीं हो सकती है, गुजरात में है। मालदीव तो हो नहीं सकता, अंडमान निकोबार तो हो नहीं सकता, तो करेक्ट बचा ना मन्नार की खाड़ी तो बोलेंगे उसको, जो राम सेतु वाला एरिया है वहीं की बात चल रही है। नेक्स्ट है आपका अगला, पाक जल संधि भारत को किससे अलग करती है? अभी मैं बता के हटाऊं बाबू, इस सवाल में तो कोई टाइम लगाना नहीं है, श्रीलंका से अलग, जस्ट क्वेश्चन रिलेट कर गया। आगे हम बात करते हैं, भारतवर्ष के लिए निम्नलिखित शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। आप सबसे पहले ये मैप समझिए सर, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ आपको देखने को मिलता है। अब यहां जंजीरा, उरुपले, तुत्तीकोरिन और उडुपी भी आपको देखने को मिलते हैं। उडुपी कर्नाटक के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा था एक टाइम पर, उडुपी कर्नाटक के लिए काफी ज्यादा फेमस रहा था, ठीक है, याद रखना। चलो देखते हैं। पूछा गया पश्चिमी तट पर कौन कौन अवस्थित है, ठीक है। पश्चिमी तट पर जजीरा और उडुपी है, कर्नाटक की साइड है। जजीरा है, जजीरा यहां पर है, उल्टा बना दिया, जजीरा नीचे, उडुपी ऊपर है, उडुपी जजीरा, ठीक है, ये हो गया। और ओरोविले, तूतीकोरिन तो जस्ट यहां पे तूतीकोरिन और उरुविले। तो पॉइंट क्या है, पूछा ही है पश्चिमी तट पर कौन से, तो पहला और दूसरा ही पश्चिमी तट पर देखने को मिल जाएंगे। पहला और दूसरा ही पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिल जाएंगे, दोनों के बारे में आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी, अभी वो पीछे आता, पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर की है, जास्कर। अच्छा देखते हैं, जास्कर कैलाश यहाँ की नहीं है, कैलाश आपको तिब्बत में देखने को मिलती है, तिब्बत में देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए पीर पंजाल, हाँ ये कश्मीर की है। सॉल्ट रेंज जो है ये लद्दाख की है, तो बचा क्या, जास्कर और पीर पंजाल ही बचा। ऑप्शंस की हम इसको एलिमिनेट करते चले गए तो हम सही जवाब तक पहुंच गए। अगला सवाल, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? कुंचिकल की बात करते हैं, द हाईएस्ट वाटरफॉल कुंचिकल इज इन कर्नाटका, शारावती रिवर पर है, शारावती रिवर पर देखने को मिलता है, शारावती रिवर पर है, काफी ज्यादा हाइट पर भी आपको देखने को मिलता है। रिवर भी पूछ सकता है, वाटरफॉल भी पूछ सकता है, स्टेट भी पूछ सकता है। कुंचिकल है क्या चीज, ये एक वाटरफॉल की तरह आपको देखने को मिलता है। ऊंचाई पूछ सकता है, 455 मीटर है, 455 मीटर आपको देखने को मिलती है। अगला सवाल है ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? शीत ऋतु जब विंटर्स हो जाती है उसके बाद भी नॉर्थ वेस्ट के अंदर, NW नॉर्थ वेस्ट रीजन है, जैसे चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ हुआ आपका, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यहां पर बारिश होती है, सर्दियों में भी बारिश होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? सर्दियों में भी बारिश हो जाती है, इसके पीछे का कारण आपको क्या देखने को मिलता है? सर्व पश्चिमी विक्षोभ है जो मध्य सागर में से उठता है, पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलता है। फिर साइक्लोनिक डिप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये देखने को मिलता है कोस्टल साइड, ये कोस्टल साइड आपको देखने को मिलता है, कोस्टल साइड यानी समुद्र तट के निकट देखने को मिलता है। साउथ वेस्ट मोस्ट जो मानसून है वो भी नहीं होता, साउथ वेस्ट मानसून अरब सागर से उठने वाली लहरें साउथ वेस्ट मानसून बनाती है, लेकिन ये एक घुमाव के साथ ही मुड़ जाती है, राजस्थान में रुक जाती है। मानसून की वापसी का ही बड़ा रूप जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाता है। आगे हम बात करते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, किस तरफ उसकी डायरेक्शन रहती है? क्योंकि जब शुरुआत होती है तो बड़ी रहती है लेकिन धीरे धीरे कम हो जाती है। सर देखो बात यह है, पश्चिमी विक्षोभ इस तरीके से इंडिया में एंट्री करेगा, इस तरीके से इंडिया में एंट्री करेगा पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है,
इस तरीके से एंट्री करेगा। तो ये कहां से है, चलिए वेस्ट है, वेस्ट से कहां जा रहा है, ईस्ट। तो इधर की तरफ जाता हुआ कम होता चला जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता हुआ कम होता चला जाएगा। इसमें मतलब दिमाग तो लगाना ही नहीं था, इसमें आसान था ये तो। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकिक संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। द डिप्लेशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया हैज बीन डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जैसे धीरे धीरे भारत के अंदर लोग बाग बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से वन्य क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं। करेक्ट है। वन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। अगर वन क्षेत्र बढ़ेगा जनसंख्या घटेगी, जनसंख्या बढ़ेगी वन क्षेत्र घटेगा। करेक्ट है यार, और ये दोनों एक दूसरे को दर्शा भी रहे हैं। पहले भी तो वही चीज कह रहा है। तो ए और आर दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या भी। परफेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी पर डेल्टा बनाता है, कहां पर बनाया जाता है? देखो बात को समझना, मैंग्रोव कौन होते हैं सर? जो आपके होते हैं खारे पानी की खारे पानी में, ठीक है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है हमारे यहाँ दो ही जगह है, या तो वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं या फिर हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। गुजरात या वेस्ट बंगाल में ही हमें दो ही स्थानों पर यह चीज हमें देखने को मिल जाती है। अब इसी के बारे में पूछ रहा है कि भैया ये जो है गोदावरी नदी पर डेल्टा अवस्थित है, मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी पर डेल्टा बनाते हैं। कोरिंगा आपको देखने को मिलती है। जो सुंदरबन आप देखते हैं, सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन आप देखते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा सुंदरबन के अंदर सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है? भारत की जलवायु ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये है भारत की जलवायु। ठीक है, सवाल आया था ना, तो उसका थोड़ा सा याद रखना। तो इसी के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट इसके संबंध में आप बताएंगे कि भैया भारत के अंदर उष्णकटिबंधीय है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा कहां पर है? मालाबार तट पर है। जो मालाबार तट आपको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा जो एरिया है इस तरीके का वो आपको वहीं देखने को मिलता है, मालाबार तट पे देखने को मिलता है। अच्छा, पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय जो आपको देखने को मिलता है उधर नमचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में, वहां तो आपकी जो जलवायु है वो कैसी है? सो ट्रांस जलवायु है। क्यों? ठंडी 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 ठंडी। पूर्वी घाट के अंदर हम बात करें, पूर्वी घाट के अंदर शुष्क जलवायु देखने को मिलती है जिसके अंदर नमी बहुत अधिक होती है, इसलिए वहां के लोग काले पाए जाते हैं। झारखंड में ऐसी कोई जलवायु का मतलब नहीं है। मालाबार कोस्ट पे आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, इसी वजह से बायोडायवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। तो कथन है, भारत में सर्वाधिक संघनन वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। स्टेटमेंट है कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक जो आते हैं वो हिमालयन रेंज में आते हैं। सही बात है, क्योंकि प्लेट एरिया है वो। हिमालय में कई तनूदरीय अनुत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। सेवरल लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन लोकेट है हिमालय में, क्योंकि हिमालय प्लेट्स पे बना है। यूरेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया प्लेट आपको देखने को मिलती है, प्लेट के ऊपर ये बना हुआ है। जो प्लेट थियरी होती है, टेक्टोनिक प्लेट थियरी, इसके बारे में बात करते हैं। टेक्टोनिक प्लेट थियरी जो है वो इसके बारे में ही बात करती है, और इसी से हमें पता लगता है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर का कथन ए सही व्याख्या करता है, ये भी सही, दोनों ही जोरदार। अगला सवाल आपके सामने, भारत में अधिकांश लोहे तथा अलोह खनिज निम्नलिखित भौमिकीय शिलालेखों में किससे संबंधित हैं? कहा गया है कि मेजरली फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स हैं इंडिया में, वो रिलेट करते हैं। किस चीज से वो रिलेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे किस चीज से वह रिलेट करते हैं, फटाफट इसके बारे में बताइए, जिससे कि आपको कोई इशू ना भी आए। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये देखो, हमने पूछा आपसे कि भारत में जो लोह और अलोह खनिज हैं इनके बारे में पूछ रहा है, किस प्रकार के जो क्रम की चट्टानें, क्योंकि चट्टानों से ही तो मिलकर बने होते हैं। जो लोहे की बात आएगी वहां मारधाड़ की बात आएगी। मारधाड़ यानी धारवाड़, धारवाड़ से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना। गोंडवाना लैंड के अंदर पुराने जमाने में हीरे वगैरह का थोड़ा ट्रेंड रहा है। टर्शरी क्रम के अंदर कोयला मिलता है, लेकिन खराब क्वालिटी का। विंध्यंस के अंदर आपको जो है भवन निर्माण सामग्री मिलती है, जोरदार। अगला सवाल ये रहा, काली मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे रेंगूर कहा जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश की प्रचुर मात्रा होती है। कि हाँ भाई, इसको रेंगूर तो कहा जाता है, और ये भी सही बात है, इसमें कैल्शियम पोटाश की प्रचुरता होती है, ये भी सही है। तो ए और बी, ठीक है, दोनों इसके अंदर स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलते हैं। इसके बारे में भी आप स्टेटमेंट याद रखेंगे, कोई गलती यहां पर भी आपसे नहीं होगी। इसके बारे में आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल,
कथनों पर विचार करिए। मिट्टी की प्रजाति में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। अमंग सॉइल टाइप क्ले रिटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। सबसे लंबे समय तक जल को कौन थाम के रख सकता है? क्ले रख सकती है, क्ले। मृत्तिका में रद्रावांश बड़े आकार में पाए जाते नहीं, जो रद्रावांश अगर बड़े आकार में होंगे तो वह उसको धारण नहीं कर पाएगी। रद्रावांश छोटे आकार में होने चाहिए, हाँ, तभी वह उसको धारण कर सकती है। जो पोर स्पेस है ना वो छोटा होगा तो ज्यादा टाइम तक रख पाएगी। ए सत्य है किंतु आर गलत है। देखो जो मिट्टी होती है, अगर मिट्टी के एटम्स हैं, अगर ये छोटे 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 होंगे तो ज्यादा बढ़िया, अगर बड़े बड़े होंगे तो आराम से रिस जाएगा ना पानी इसमें, जल धारण क्षमता कैसे बनेगी? अगला सवाल, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, वो कौन आपको देखने को मिलता है? Who is known as the largest producer of crude oil? वो हमें बताइए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है क्रूड ऑयल का? असम है, गुजरात है, तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है? कच्चा माल सबसे कच्चा तेल जो है वो सबसे ज्यादा आपका कहां से निकलता है? तो कच्चे तेल के बारे में याद रखना, ये गुजरात से आपको देखने को मिलता है, गुजरात से आपको देखने को मिलता है। भारत में सबसे अधिक है 49.74। सेकंड आपको देखने को मिलता है राजस्थान, देखने को मिलता है राजस्थान। राजस्थान में भी ठीक ठाक तेल निकल रहा होता है। एक बार आपको लगता है राजस्थान में नहीं निकलता होगा, राजस्थान में निकलता है। फिर गुजरात है, फिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। गुजरात के बारे में मैंने बताया, फिर आपको असम वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो याद रखना बहुत ध्यान से, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या डेटा नंबरिंग गलत है। 20% तो गुजरात से है, 20.17% गुजरात से निकलता है, 20.17% ही गुजरात से निकलता है। राजस्थान से जो निकलता है वह आपका कम निकल रहा होता है, राजस्थान से कम निकल रहा होता है, ठीक है। चलिए, राजस्थान से आपका कम निकल रहा होता है, तकरीबन 14% के आसपास, 14.67 के आसपास निकल। आगे बढ़िए। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। ब्लैक होल एक ऐसी एंटाइटी है तो आप दूरबीन से नहीं देख सकते, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। स्टेटमेंट सही है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। देखो पॉइंट क्या होता है, जो ब्लैक होल होते हैं उसको देखने के लिए, या कोई भी चीज, जैसे मैं इस पेन को देख पा रहा हूं, आप देख पा रहे हो, कोई प्रकाश इस पर डल रहा है, फिर मेरी आंखों में आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लैक होल क्या करता है, उसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, लाइट भी पड़ती है तो उसको भी सोख लेता है, तो वह दूरबीन से नहीं दिख सकता। ये स्टेटमेंट भी सही है और इसके बारे में जानकारी भी सही। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, जोरदार है। आगे हम बात करते हैं शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है वर्तमान में जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट आपको देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसके आसपास रिंग्स भी आपको देखने को मिलती हैं। और गैस कौन सी है? मिथेन गैस आपको इसमें देखने को मिलती है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से इसको देखिए। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। जब आप पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हो तो ऐसा तो नहीं सारा चंद्रमा आपको हर रोज दिखाई देता हो। अच्छा, सारा आपको बड़ा चंद्रमा भी दिखाई देता है तो 3D में तो नहीं दिखाई देता है ना? सही बात है, हाँ जी सर, 3D में एक ही साइड दिखती है। करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों घूमने के काल के बराबर होता है। चंद्रमा क्यों, इसका क्या होगा कि जब भी हम चंद्रमा को अपने यहां से देखते हैं, ऐसा तो है नहीं एक बार हमें तिरछा दिखाई दे गया, कल को हमें अलग तरीके से दिखाई दे गया। नहीं सर, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है तो याद। इसी वजह से इसका मतलब क्या है कि जो इसका एक्सिस होता है वो इसका एक्सिस बराबर होता है, तो इसके बारे में याद रखें। जैसे जैसे ये घूमेगा ऐसे ऐसे पृथ्वी घूम, ठीक है, इसलिए हमें वो हमेशा एक जैसा ही दिखाई देगा। अब बात को समझ, जब चंद्रमा बड़ा होता है तो जैसा आपको दिखाई देता है वो ऐसा ही दिखाई देगा आपको अपने स्थान से। अगर आप वही चीज अमेरिका में जाके देखोगे तो हल्का सा अलग दिखेगा क्योंकि एंगल चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होती है? तो इसमें क्या होता है, इक्विनॉक्स होते हैं, ठीक है, इक्विनिक्स होते हैं, यानी दिनों रात बराबर होते हैं, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है, ये चीज। 21 जून और 23 मार्च सूर्य सिर के सीधे ऊपर होता है। 25 दिसंबर इसको सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है, और सबसे बड़ी शैडो बनती है। 21 मार्च सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखना। आगे बात करते हैं। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होती हैं वह कहां कब आपको देखने को मिलता है?
21 मार्च जब दिन और रात दोनों बराबर होती हैं वह कब आपको देखने को मिलता है? इसके बारे में पूछा गया है कि भाई दिन और रात जब दोनों बराबर हो तो उसके बारे में बताइए। सर जी, दिन और रात जब दोनों बराबर होते हैं 21 मार्च को 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर दिन और रात बराबर होते हैं, दिन भी बराबर रात भी बराबर। जोरदार काम है भैया, ठीक है, याद रखना। शुगर इंडस्ट्री साउथ इंडिया में ज्यादा विस्तृत है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण भारत में अधिक होती है। देखो दक्षिण भारत में इसका अधिक होने के पीछे का कारण क्या है, ये बता रहा है कि अधिक होने के पीछे का कारण है प्रति हेक्टेयर पैदावार अधिक होती है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो दक्षिण भारत में अधिक विस्तृत नहीं है। चीनी उद्योग जो है नॉर्थ में ही ज्यादा है, नॉर्थ में ज्यादा है, इवन उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, हरियाणा में बहुत ज्यादा है, ठीक है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार, हाँ ये जरूरी है कि प्रति हेक्टेयर पैदावार के मामले में रस की मात्रा के मामले में दक्षिण राज्य ज्यादा है, बट ऐसा नहीं। तो केवल आर ही सही है, केवल आर ही सही है। ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो पॉइंट यही होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, 34वां। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं है। दालों की मांग की वरीयता है। लोगों में अगर देखा जाए दाल कोई नहीं खाना चाहता, लेकिन प्रोटीन हर कोई खाना चाहता है। पॉइंट ये होता है बच्चे, जी हाँ, डिमांड फॉर पल्स रिमेन प्रायोरिटी। पहली बात, भारत में दाल की कमी है, आर में, परंतु प्रोटीन की नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। दालों की मांग की वरीयता है, लोग दाल मांगते भी हैं, बट ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो दालों की कमी है, दाल मांगते भी हैं, भाई मांगेंगे तो कमी कैसे होगी, मांगते तो है नहीं। तो पॉइंट ये हुआ, स्टेटमेंट तो सही है बट कारण नहीं बता रहा। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो सही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अंदर कारण जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन हो नहीं रहा। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिलता, ये थोड़ा सा आपको देखना। अगला स्टेटमेंट आप देखिए, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बताइए। जब बर्ड चिप स्लेडिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रत्यारोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। अच्छा, बर्ड चिप सेटलिंग क्या होती है कि एक पौधे के ऊपर अलग से पौधा लाकर उठा के लाके हार्वेस्ट कर देना, ये बर्ड चिपिंग होती है। तो बर्ड चिपिंग की अगर मैं बात बताऊं तो इसमें ना मुख्य भूमि में प्रत्यारोपण किया जाता है, बीज की बचत होती है। ये एक बना उठा के बर्ड चिपिंग कर, पहला स्टेटमेंट सही। जब स्टेट्स का सीधा रोपण किया जाता है तो एक कली का स्टेट का अंकुरण प्रतिशत स्टेटस की तुलना में बेहतर होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, सबका अलग अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक से ही सारा हो जाए। याद रखना, खराब मौसम की दशा में यदि सेट का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका स्टेट्स के जीवित बचाना बड़े मौसम में तुलना में बेहतर होता है, नहीं होता, ठीक है, याद रखना। गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग के द्वारा की जाती है। हाँ, उसमें क्या होता है, गन्ने की खेती जब होती है तो जो भी पुराना पौधा होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में उसके सैंपल्स को अलग अलग जगह डालकर खेती होती है। ये भी अच्छा सवाल था। मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणा का अध्ययन अर्थशास्त्र में कैसे होता है? ठीक है, अब इसमें मजदूरी भी है, लाभ भी है, सब कुछ आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलती है, लेकिन बात यह है कि ये किसी एक ही व्यक्ति से रिलेटेड है, रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू इंडिविजुअल। रिलेटेड टू इंडिविजुअल आपको ये देखने को मिलती है, किससे रिलेटेड टू इंडिविजुअल आपको देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें यही है, ये बहुत माइक्रो सी चीज है। मैक्रो होती तो, अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो यहां पर होता पॉवर्टी, ठीक है, पैसे का मनी एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको देखने को मिल जाता, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम आपको देखने को मिल जाता, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो ये नहीं है। अच्छा, वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को किसके द्वारा खोजा गया था? तो मैक्रो को तो खोजा गया था किसके द्वारा? अपने अलग अलग पर्सन देखने को मिलती है मैक्रो के अंदर, जेम कीन्स देखने को मिलती है, जॉन मेनार्ड कीन्स है, और जो माइक्रो है इसको एडम स्मिथ ने खोजा था, 1776 में एडम ने खोजा था। एडम स्मिथ फेमस है, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है? माल और सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। पॉइंट यह है कि विच इकोनॉमिक सिस्टम डू प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेसेस ओन कैपिटल गुड्स एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिपेंड्स ऑन मार्केट सप्लाई एंड डिमांड।
मुझे बताइए इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल या बिजनेस ओन कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कराते हैं, सर्विस डिपेंड कराते हैं मार्केट सप्लाई के ऊपर, वह आपको कहाँ देखने को मिलता है? इसके बारे में चर्चा करिए और इसके बारे में आप बताएंगे। तो दरअसल ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसके अंदर बिजनेस और ओन कैपिटल गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिपेंड करती है मार्केट सप्लाई पर। इसी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है, इसी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहा जाता है। इसके बारे में भी ध्यान। अगला सवाल ये रहा, बाजार स्थिरीकरण योजना एमएसएस जो मौद्रिक प्रबंधन का एक साधन है किस वर्ष लागू किया? एक मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम आई थी। रेटों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, अगर बहुत ज्यादा महंगाई हो जाए तो वस्तु का रेट बढ़ेगा, बढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सस्ते हो जाएं, ठीक है, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो वो मनी फ्लो के लिए आपका किया जाता है, वो मनी फ्लो के लिए आपका किया जाता है, ठीक है। और उसी के बारे में पूछा कि इसको कब लागू किया गया। तो देखो, एक है सीसीआई आया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, 2002 में आया था, फिर 2003 से यह कार्यरत है, कार्य किया इसने। उसके तुरंत एक साल बाद ही 2004 के अंदर आपको देखने को मिलता है, में आता है एमएसएस, मनी स्टेबलाइजेशन स्कीम आपको देखने को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए डिजाइन की गई, उनकी क्रेडिट जरूरतों को 10 लाख से कम है? मतलब इसको 10 लाख तक का पूरा कर रही होती है, लेकिन अब इसमें बदलाव हो चुका है। अब ये 10 लाख नहीं रही है, अब ये 10 लाख नहीं रही है। 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था, अब यह बदल के 20 लाख हो चुका है। मुद्रा योजना है, 20 लाख, तरुण प्लस योजना इसमें जुड़ गई है, 20 लाख तक का काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका सही विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो इसके अंदर आपको शिशु, किशोर और तरुण देखने को मिलता है, और तरुण प्लस आजकल आ गया है 10 से 20 लाख। आगे बढ़ो, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय भी करना है, समानता करनी है, और समानता के साथ ही हमें विकास भी करना है। तो ये हमें 9वीं जो हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी उसके अंदर बताया गया था। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी ठीक ठाक रही, बहुत अधिक सफल नहीं है। मैक्सिमम सफल की बात करूं, 10th जो है वो मैक्सिमम सफल रही थी, मैक्स सफल रही थी। पंचवर्षीय योजना प्लान कहां का है? पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर का प्लान है। एमके जो आपको देखने को मिलते हैं, जोसेफ स्टालिन के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जोसेफ स्टालिन ने इसको स्टार्ट किया गया था 1928 के अंदर, लेकिन बाद में चल के इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया। इंडिया को लगा कि ये ज्यादा जरूरी है, इसको हम अपने लिए अडॉप्ट कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं, भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक जो 1975 में आपको देखने को मिला है, प्रथमा बैंक 1975 में बना है, और इसी वजह से इसके शुरुआती तौर पर जो मैनेजमेंट है वो ठीक प्रकार से नहीं चल पाया था। याद रखेंगे, वैसे हम इसको मुरादाबाद में खोला गया था 2 अक्टूबर 1975 में, मुरादाबाद 2 अक्टूबर 1975 में खोला गया था इसको, ठीक है, याद रखेंगे। प्रथमा बैंक इसको कहा जाता है, 2 अक्टूबर 1975 में इसको खोला गया था, याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी? प्रथम ही पंचवर्षीय योजना जो थी वो हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पहली ही जो थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। कृषि के ऊपर जोर दिया गया था। हैरोल्ड डॉमर कहता है कृषि मॉडल की बात करता है, तो कृषि मॉडल इसी वजह से हमने लिया था क्योंकि उस समय जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम था वो कृषि से ही होता था। आगे बढ़ो, पूछा है कि कौन सी ऐसी मनी है जिसको रिसीव नहीं किया जा सकता? ऐसी कौन सी मनी है जिसको रिसीव नहीं किया जा सकता? मतलब ऐसी है कि अब वो रिसीव नहीं होगी, आपने उनके ऊपर पैसे खर्च कर दिए, अब उनसे ना तो पैसे मांग सकते हैं, ना पैसे दे सकते हैं, ना डिमांड कर सकते हैं, ना उनके पड़ोसी को कह सकते हैं। इसको बोलते हैं संक कॉस्ट, इसको बोलते हैं निगमक राशि। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब जैसे होता है ना, जैसे मैच हो रहा है कहीं पे, बाहर टी शर्ट वाला उसको बहुत महंगा बेच देता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो वहीं मिलेगी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कई बार होती है, ठीक है, किसी चीज को वापसी लेके आने के लिए। और अध्यारोपित इंप्यूटेड है, जो अलग से किसी और के द्वारा थोपी जाती है। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना था? 1975 में, बताया था मैंने, प्रथमा बैंक है। 2 अक्टूबर 1975 में इसको मुरादाबाद यूपी में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अंतर अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी दूसरे भाग के अंदर है, मतलब जहां इंडस्ट्रीज, पॉलिसीज आपको देखने को मिलती है, उनके बारे में आप बताइए कि द्वितीयक क्षेत्र के रूप में काम किया जा सकता है। लीगल कंसल्टिंग सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, सर्विस एक तरीके की, बैंकिंग भी एक तरीके की सर्विस है, टी प्लांटेशन भी एक तरीके की सर्विस है, या अगर टी को देखोगे तो यह नेचुरल है। लेकिन अगर आप देखते हैं अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है,
तो इसके अंदर केवल फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। कैसे? यहां गाड़ियों के पुर्जे बनते हैं तो मैकेनिक इनको बना रहे होते हैं, तो करेक्ट आंसर यही हो। अगला सवाल पूछा है, बैंकिंग सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उत्तरदायी की सिफारिश यहां पर की थी? बैंकिंग क्षेत्र के उत्तरदायी की सिफारिश आपको यहां पर की गई है, इसके बारे में याद रखना। तो नरसिम्हन समिति के द्वारा किया गया था। सचिन तेंदुलकर गरीबी से लेट करती है, 2007 में आए थे और 9 तक ये रहे हैं। रंगाराजन समिति बहुत लेट बनी है, 2013-14 में बनी है, फेमस रही है रंगाराजन समिति। ठीक है, केलकर समिति विजय केलकर समिति थी, इन्हीं के द्वारा नोटबंदी कराई गई है। इन्हीं का दिमाग चल रहा था पीछे उसका है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा आपको देखने को मिलता है? भारत में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा आपको कौन सा देखने को मिलता है? सूती कपड़े की बुनाई है, क्योंकि बुनाई हर कोई नहीं कर सकता, ये स्किल चाहिए। वो सेट ऑफ स्किल माता जी के पास होती है, करेक्ट होगा, जो सूती कपड़ों की बनाई हो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाह खेती की विशेषता नहीं है? जो निर्वाह खेती देखने को मिलती है इसमें कौन सी आपको विशेषता देखने को नहीं मिलती? पारंपरिक बीज किसमें बोई जाती है? जी हाँ, जो हर साल बोई जाती है वही, कोई नया नहीं। फैमिली लेबर होती है, बिल्कुल होती है। मैनुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, मैनुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस काफी लो होती हैं, काफी लो होती हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा फीचर आपका नहीं है? यूज ऑफ हाई एंड मशीनरी। जितने भी मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हाई एंड मशीनरी क्यों खरीदेंगे? क्यों खरीदनी है उनको हाई एंड मशीनरी? आगे देखेंगे जब वो रिच हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, लिबरेशन ने कुछ किया था। उदारीकरण ने बैंकिंग क्षेत्र में अधिकार, स्वायत्तता और प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाया। 1991 के सुधारों के बाद भारत में स्थापित पहला निजी बैंक निम्नलिखित में से कौन सा आपको देखने को मिलता है? पहला बैंक जो आपका उस समय खुला था उसके बारे में बताइए। सर वह HDFC था, 1993 के आसपास की बात है। HDFC करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं, ये रहा, विनियमन दर प्रणाली के बाजार की स्थिति को प्रतिबंधित करने के लिए सुधार किया गया। 1991 का भारत के किस प्रकार की विनियमन दर व्यवस्था को अपनाया है उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब व्यवस्था तो आपकी अलग अलग रही है, लेकिन 1991 के बाद हमने क्या ज्यादा अपनाया वो बताइए। सर हमने यहां पर जो फ्लोटिंग रेट्स हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स है, उसको मैनेज रख लिया था, या फिर आप कह सकते कि उसको हमने बहुत ध्यानपूर्वक संभाल लिया था, ये भी आप इसके अंतर्गत कह सकते हैं। चलिए, 1991 में आर्थिक नीति शुरू होने के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो सही नहीं है, उसके बारे में आप मुझे बताएं। कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर सही नहीं है? इसमें जो डी स्टेटमेंट है, यानी पहला और दूसरा, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही वो देख लीजिए। कई उद्योगों पर अनिवार्य लाइसेंसिंग समाप्त कर दी गई। भाई 1991 के अंदर समाप्त तो कर दी गई थी, लेकिन वो कह रहा है सेवरल इंडस्ट्रीज के लिए। सेवरल के लिए क्यों ही की होगी? लिमिटेड ब्लॉक लिस्टेड के लिए की होगी ना। अब यह है कि उद्योग जो केवल सरकार के लिए आरक्षित है उन्हें गैर आरक्षित कर दिया जाए, ये भी नहीं संभव। ठीक है, ये भी नहीं संभव। ये भी समझना कि अगर हम, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ ड्रेजर्व्ड आपका लिखा हुआ, मतलब वही है कि चीजों को उस प्रकार से कि आप उस दिशा में देखते हैं तो आप इसके लिए हाँ कर देंगे। ठीक है, याद रखना। कोटा होता है क्या प्राइस में? प्रोडक्शन का कोई कोटा नहीं होता। चलिए आगे हम बात करते हैं। 1917 में पब्लिक सर्वेंट यूनिट होती है आपकी, डोमिनेंट होती है इंडियन इंडस्ट्री में। कौन सा क्रिटिसिज्म था जो उनको झेलना पड़ा? कौन सा क्रिटिसिज्म था जो उनको झेलना पड़ा? निर्यात बाजारों पर राजस्व के लिए अत्यधिक निर्भरता। अगर अपना खर्चा चलाना है तो इनको टैक्स लेना ही पड़ता था। ठीक है, याद रखना, स्टेटमेंट सही है। फॉरेन ट्रेवलर बहुत ज्यादा आए, बहुत ज्यादा नहीं आए। हाई कंपटीशन रहा, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियों से नहीं रहा। ठीक है, ऑपरेशन इन्फ्लेशन, लो प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल लॉसेज हुए, तो आपने कहा कि नहीं हुए। ठीक है, याद रखना। तो इसी वजह से हम याद रखेंगे कि जो ओवर रेजिलेंस होता है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, एवरीवन के लिए, वो जरूरी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। ये रहा आपका अंतिम सवाल। पूछा है कि प्लानिंग कमीशन के बारे में एक टेक्निक होती है पर्सपेक्टिव प्लानिंग। तो इस फॉर्मूले को, पर्सपेक्टिव प्लानिंग वाले फॉर्मूले को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपके टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका 51वें नंबर का था, तो जरूर से कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए आज के सेशन में भी है ना, हम कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप सभी लोगों को कि MCQ प्रैक्टिस करना
है ना, बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। जब तक आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, तो आप है ना डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस लगाओगे तो थोड़ी दिक्कत आपको ज़रूर होगी। तो इसीलिए ना सबसे पहले क्लासेस देखिए, प्रॉपर तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली वो भी होते चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम है ना आज के सेशन में जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि व्हाट डू वी कॉल अ स्टोरेज डिवाइस वेयर द एक्सेस टाइम इज इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द डेटा। यानी हम उस स्टोरेज डिवाइस को क्या कहते हैं जहां डेटा तक पहुंचने का समय डेटा की लोकेशन से असल में आज़ाद होता है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन है ना पूछा कौन से चैप्टर से जा रहा है, कहाँ से पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जैसा कि मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये बेसिकली चैप्टर का नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है जी, चैप्टर है कंप्यूटर हार्डवेयर। वहीं पर है ना हम सारी की सारी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में, डायरेक्ट एक्सेस है ना, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज और ये सब बातें हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है और आंसर भी देखेंगे इसका। देखो ये कह रहा है कि हमें ना एक ऐसे स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है, एक ऐसी भंडारण है ना डिवाइस के बारे में या स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है जहाँ पर जो डेटा हम एक्सेस करना चाहते हैं या डेटा को हम उठाना चाहते हैं वो उसकी मेमोरी लोकेशन से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहे हैं? जैसे उदाहरण के लिए ना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई स्टोरेज डिवाइस है। अब डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, डेटा यहाँ पर है, डेटा यहाँ पर है, डेटा यहाँ पर है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे को ना डेटा यहाँ से इस वाली लोकेशन से उठाना है, अब इसके बाद इसको, तो यहाँ पर एक फिक्स समय होगा कि यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम लग रहा है ना। फिर इसके बाद सपोज दैट कि मैं डेटा को यहाँ से उठाना चाहता हूँ तो एक फिक्स समय होगा। फिर अगली लोकेशन पर डेटा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर हम डेटा को एक्सेस करेंगे ना तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, है ना। यानी कि आपको पहले से सब कुछ सीक्वेंस में तय करके दिया गया है कि डेटा एग्जैक्टली है कहाँ पर और उतना ही समय लगेगा आपको डेटा नेक्स्ट डेटा की लोकेशन तक पहुँचने में। बट अगर सपोज दैट ये कह दिया जाए कि डेटा मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और ये कह दिया जाए कि आपको है ना अगला डेटा यहाँ से उठाना है तो यहाँ पहुँच गए, फिर अगला डेटा आपको यहाँ से उठाना है यहाँ पहुँच गए, फिर अगला डेटा यहाँ से उठाना है यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर नेक्स्ट डेटा की लोकेशन तक पहुँचने का जो समय कोई फिक्स थोड़ी होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं होगा यहाँ पर कि नेक्स्ट डेटा जहाँ है वहाँ तक पहुँचने में इतना ही समय लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको बेसिकली डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज कहकर बोला जाता है। क्या बोल देता है? डायरेक्ट एक्सेस भी बोल देता है, या फिर इसको ना एक नाम और भी दे दिया जाता है, दैट इज जंप एक्सेस। ठीक है, तो अगर आपने मेरी कंप्यूटर हार्डवेयर वाली क्लासेस देखी हैं तो वहाँ पर है ना हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया था कि डायरेक्ट एक्सेस का मतलब क्या है या सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है। ठीक है, बाकी है ना देखो, अगर इन केस अगर डायरेक्ट एक्सेस ऑप्शन में ना होता, नहीं यही बेस्ट पॉसिबल आंसर है, क्योंकि बात ये ना कि सेकंड देखो प्राइमरी स्टोरेज और गेटवे डिवाइस ये तो हो ही नहीं सकते थे, है ना। बाकी सेकेंडरी स्टोरेज में लग रहा था कि ये हो सकता है, बट एक्चुअली क्या है ना, सेकेंडरी स्टोरेज की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस भी आ जाता है और फिर डायरेक्ट एक्सेस आता है ना। हाँ तो सही है, द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए कि हम अगर एक ऐसे स्टोरेज डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पर डेटा हमारी जिस भी लोकेशन पर पड़ा हुआ है हम वहाँ से डायरेक्टली जंप करके उसे उठा लेते हैं, तो उस लोकेशन तक पहुँचने का जो टाइम है ना वो डिपेंडेंट नहीं है, पहले से इंडिपेंडेंट है ना। कितना भी समय लग सकता है और हम किसी भी लोकेशन पर पहुँच डेटा को उठा सकते हैं। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज वाली डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ये डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आती है। ठीक है ना, या CD DVD हो गए, या फिर पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड्स हो गए, ये सब डायरेक्ट एक्सेस के अंदर ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज रिलीज्ड। विंडोज़ का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक बेसिकली हम चैप्टर को पढ़ते हैं और उस चैप्टर का नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप कंप्यूटर स्पेशल बैच में हमारी है ना एक चैप्टर को देखें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है। बट अगर मान लीजिए हम अलग से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पढ़ते हैं तो भी हमें ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर के अंदर
जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सभी की थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, तो वहाँ पर ही हमें पता चल जाता है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कब रिलीज़ हुआ था। पहला वर्जन 1985 में, 1985 में, है ना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया था। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज ऑफन यूज फॉर द प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में संभावित गलतियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम्स के लिए अक्सर इनमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, देखो ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहीं पर है ना इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि पॉसिबल डिफ़ॉल्ट्स को फाइंड आउट करना, यानी कि जो गलतियाँ आ रही हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में उनको फाइंड आउट करना है, तो उसे क्या कहा जाता है, बेसिकली कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बेसिकली डायग्नोस्टिक कहकर बोला जाता है, या फिर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहकर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन हो नहीं सकते थे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशन ये हो नहीं सकता। कुकीज़ भी है ना इंटरनेट के केस में आता है, तो उसके बारे में बात नहीं चल रही है। और बूट डिस्केट की अगर हम बात करें, ये फ्लॉपीज़ वगैरह के बारे में बात चल रही है, तो ये सारे ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ शॉर्टकट टू ऐड अ बॉर्डर टू द सेलेक्टेड सेल्स इन एमएस एक्सेल, यानी इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल में सेलेक्टेड सेल में बॉर्डर जोड़ने का एक शॉर्टकट की है। देखो सीधी सी बात पता चल रही है कि चैप्टर का नाम है दैट इज एमएस ऑफिस, और एमएस ऑफिस के अंदर किस एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एमएस एक्सेल से पूछा जा रहा है। और ये कह रहा है कि सेलेक्टेड सेल जितने भी होंगे उनके ऊपर बॉर्डर लगाना है। जैसे सपोज दैट कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट है आपके सामने, ठीक है, और उसमें ये सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपने यहाँ पर डेटा लिखा 10, 20, 30, यहाँ लिखा 40, 50, 60। अब आप चाहते हैं कि इतने सारे सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँ और इन सेलेक्टेड सेल के ऊपर ऐसा बॉर्डर सा बन के आ जाए अलग से, ताकि ये अलग से दिखाई दें। तो इसके लिए ना आपको एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होगी, और वो शॉर्टकट की है दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यानी आपको पहले कंट्रोल दबाना है, फिर शिफ्ट दबाना है, फिर एंड जो एक स्पेशल कैरेक्टर है वो आपको दबाना होगा। ठीक है ना, जो नंबर्स वाली अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो नंबर्स वाली कीज़ होती हैं उन्हीं में आपको ये सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, कौन सा चैप्टर है, नाम पता चल गया हमको, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हम इंटरनेट वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट आज की डेट में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक एग्जाम में इंटरनेट के क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज टिम बर्नर्स ली। ठीक है, देखो टिम बर्नर्स ली के लिए ना ये बात ध्यान रखिएगा कि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसका इंट्रोडक्शन है ना इसने 1989 में दिया था, 1989 में, और वर्ल्ड वाइड वेब का इम्प्लीमेंटेशन यानी इसकी शुरुआत हुई थी पूरी दुनिया को एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करने की शुरुआत हुई थी, वो 1991 से हुई थी, ये ध्यान रखना। और हमारे भारत यानी कि इंडिया में सबसे पहली बार इंटरनेट चला था 15 अगस्त 1995 को। टाटा ग्रुप की कंपनी थी VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, उसने कंपनी ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर अलाउज यू सेलेक्ट एंड हाईलाइटिंग ऑल द सेल्स दैट आर फॉर्मूलाज। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फीचर आपको उन सभी सेल्स को सेलेक्ट या हाईलाइट करने देता है जो फॉर्मूला में है। अच्छा, देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पहले तो ये देख लेते हैं चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर है हमारा एमएस ऑफिस, जिसके अंदर एमएस एक्सेल एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए आपने किसी फॉर्मूला के अंतर्गत, है ना, कोई फॉर्मूला लिखा है आपने और उसके अकॉर्डिंग है ना बहुत सारे सेल सेलेक्ट हुए हैं, भाई ऑब्वियस है कोई फार्मूला या फंक्शन आप लिखेंगे तो उसमें सेल रेंज तो होती है ना, तो सेल रेंज के अकॉर्डिंग सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप उनको है ना सेलेक्ट कर रहे हो या उनको हाईलाइट कर रहे हो, इस तरीके का कुछ करना है आपको, तो आप गो टू स्पेशल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फाइंड रिप्लेस और गो टू ये हो नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है प्रोटोकॉल इन द URL, यानी URL में एक प्रोटोकॉल क्या है, ये URL लिखा हुआ है https://www.scientech.easy.com, ये URL का सिंपल सा मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। चैप्टर का नाम इंटरनेट।
ठीक है, चैप्टर का नाम इंटरनेट। तो ये कह रहा है प्रोटोकॉल इन द यूआरएल, यूआरएल में एक प्रोटोकॉल का नाम या यूआरएल के अंदर प्रोटोकॉल कौन है। तो सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ जो लिखा हुआ है HTTPS, ये ऑप्शन बी हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पहले कहा जाता था। अभी इसके नाम में अपडेशन करके इसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर कहकर बोला जाता है। ठीक है, बाकी और भी चीज़ बता देता हूँ। ये तो एक इसको बोलता है पाथ स्पेसिफायर कोलन और डबल स्लैश को। फिर इसके बाद www ये ग्लोबल नेटवर्क नेम हो गया। बाकी साइनटेक ईजी करके जो लिखा हुआ है शब्द और .com करके, इस पूरे को डोमेन नेम कहा जाता है। क्या बोल देते हैं? डोमेन नेम। और ये जो केवल .com लिखा हुआ है जिससे वेबसाइट का टाइप पता चलता है, इसको बेसिकली टॉप लेवल डोमेन नेम के नाम से बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यूआरएल में हर एक पार्ट का अपना एक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की कॉम्बिनेशन यूज फॉर मैनुअल पेज ब्रेक। मैनुअल पेज ब्रेक, पेज किस में होता है? MS वर्ड में, है ना। तो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है MS ऑफिस नाम के चैप्टर से, और MS ऑफिस चैप्टर के अंदर MS वर्ड है ना, क्योंकि पेज शब्द आ रहा है तो पेज है ना MS वर्ड में ही बनते हैं। MS एक्सेल में तो शीट बनती है और MS पावर पॉइंट में बनती है स्लाइड। तो पेज शब्द आ रहा है तो मतलब MS वर्ड का क्वेश्चन है ये, MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा है कि मैनुअल पेज ब्रेक के लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में लाया जाता है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, Ctrl+Enter। देखो पेज ब्रेक का मीनिंग क्या होता है, जैसे MS वर्ड की फाइल में जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, तो मान लीजिए आपने अगर सारी लाइन लिख दी यहाँ पर, तो आप लगातार लिखते चले जाएं तो अपने आप ही एक नया पेज आ जाता है। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक पेज ब्रेक, अपने आप पेज आ जाना। बट सपोज दैट के आपने है ना MS वर्ड की फाइल में एक पेज पर जैसे 1 या 2 लाइनें लिखी हैं, अब नीचे जगह खाली बची है बट आप लिखना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अगले पेज पर ही कुछ लिखूं यहाँ से, तो इसको बोलते हैं मैनुअल पेज ब्रेक, जिसके लिए आप Ctrl+Enter शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही MS वर्ड में जाएंगे तो इंसर्ट वाले मेन्यू या टैब के अंदर आपको ये टूल मिलता है। क्लास में आपको बताया था। ये कह रहा व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द टर्म HT विच इज रिलेटेड टू इंटेल। इंटेल देखो बेसिकली है ना, यहाँ पर बात चल रही है GK की। आप इसको है ना कंप्यूटर GK कहकर भी बोल सकते हैं, जनरल नॉलेज। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना एक जगह पर लिखे हुए मिल जाएं और हम उसका रट्टा मार लें, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको ना ऐसे क्वेश्चंस डिस्कशन से पता चलेंगे, या MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनसे पता चल जाएंगे, है ना। भाई हम क्लास में जब थ्योरेटिकल चैप्टर्स पढ़ते हैं सारे के सारे, तो उनमें बीच बीच में जो जनरल डिस्कशन होता है वही एक तरीके से GK है, जिसके थ्रू हमें बहुत सारी और भी बातें पता चल जाती है। तो पहली बात तो ये है क्या, देखो इंटेल से रिलेटेड पूछा गया है ना, तो इंटेल बेसिकली एक कंपनी है अमेरिका की जो CPU बनाने का काम करती है। CPU जिसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी आप बोल सकते हैं। तो इंटेल ने एक प्रोसेसर बनाया, उसके केस में ना उन्होंने HT शब्द का इस्तेमाल किया, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है दैट इज हाइपर थ्रेडिंग। ये हाइपर थ्रेडिंग क्या चीज़ है? देखो हाइपर थ्रेडिंग का सिंपल सा मीनिंग होता है दैट इज साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। इसी से संबंधित है ये। क्या मतलब है? साइमल्टेनियस, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या चीज़ है, तो इसके बारे में आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, तो उनमें हमने एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसी के अंदर मल्टी थ्रेडिंग मैंने आपको समझाया था, याद है। तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जो लेके आए ये लोग इंटेल कंपनी वाले CPU चिप के अंदर, तो एक साथ है ना कई सारी कोर काम कर रही होती हैं, फिर उसके लिए थ्रेड्स बनते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट कहलाता है साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, या फिर उसको हाइपर थ्रेडिंग के नाम से भी बोल देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कह रहा है इन अ कंप्यूटर .com .edu .gov एंड .net आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, यानी कंप्यूटर में ये सब किसके उदाहरण हैं। ये तो अभी क्वेश्चन देखा हमने, देखो लेके चलता हूँ मैं। ये देखो जैसे लास्ट में .com लिखा हुआ है URL में या वेबसाइट एड्रेस में, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन नेम के नाम से बोलते हैं। तो दे रखा है यहाँ पर, ये रहा टॉप लेवल डोमेन नेम कह दो या टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशन भी कह सकते हो। और ये भी है ना चैप्टर कौन सा है? इंटरनेट वाला। जब हम इंटरनेट वाले चैप्टर के अंदर है ना URL को कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर है ना ये सारी चीज़ें हमें पता
चल जाती हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको है ना ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मैं फिर मुलाकात करूँगा, फिर है ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक कोई बैच परचेज नहीं किया है तो हमारा दिल्ली पुलिस स्पेशल बैच है, और आज स्पेशली आप सबके लिए एक चीज बहुत बड़े रूप में मैं अनाउंस कर रहा हूं। देखिए, ये बैच 26 सितंबर को अनाउंस हुआ था। इसमें पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मेरी है, प्रकाश सर इसमें लाइव पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स इस तरह से पढ़ाने लग रहे हैं, पूरी टीम है, कंप्लीट बैच है। चाहे आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हो, या AW TPO की तैयारी कर रहे हैं। जहां इस बैच की फीस 999 रुपए थी, अब चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं और वो सारी की सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएंगी, और मैंने अपनी पूरी बैच की रिकॉर्डिंग भी डाल दी। और इसके अलावा आप बाकी जो चीजें हैं वो आगे जो लाइव क्लासेस रहेंगी उनको लाइव भी देख सकते हैं। तो इस बैच की फीस घटा के मेरे बच्चे हमने कर दी है 399 रुपए अभी, क्योंकि समय कम बचा है और आप पैसे की वजह से अपनी तैयारी में ना चूक जाएं, तो तुरंत की तुरंत जाए और कैरेवल ऐप पर जाकर दिल्ली पुलिस का बैच परचेज करें। बैच में एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है करियरविल की एप्लीकेशन। जैसे आप करियरविल की एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको होम पेज पे दिखेगा इस तरीके से। नीचे यहाँ पर चार चीज होगी, होम, बैच, डाउनलोड और हेल्प। आपको क्लिक करना बैच पर। बैच पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर माई बैच जो आपने बैच परचेज कर रखे होंगे, और यहाँ पर न्यू वाले सेक्शन में आपको सभी बैच दिख जाएंगे। जैसे अभी आपको एनरोल करना है दिल्ली पुलिस वाले बैच पे, तो इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी चीजें दिख जाती है, और यहाँ पर नीचे लिखा होगा बाय नाउ। बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो इसकी फीस दिखती है आपको 399। तो इस तरीके से आप करियरविल की एप्लीकेशन पर दिल्ली पुलिस स्पेशल में एनरोल कर सकते हैं।